थिंकिंग क्या होती है आपको कि आप किसी भी प्रकार के हाइपरटेंशन को क्योर करना है तो उसका सीधा संबंध आपके मेटाबॉलिक प्रोसेस से होता है ना। जितने लोग कहते हैं ना हमने, अच्छा अब दिक्कत क्या आ रही है ना इलेक्ट्रोपैथ में, कुछ लोग अपनी मोनोपोली के अंतर्गत कुछ चीजें ऐसी दर्शा के आपको फेसबुक व्हाट्सएप पे सब दर्शा के शो अप करते हैं तो आप उससे प्रभावित हो जाते हैं। मुझे कई कई करीब करीब 3-4 लोगों को, सर वो तो स्टोन 5 दिन में निकाल देता है, वो तो बीपी 8 दिन में ठीक कर देता है। मैंने उससे केवल एक ही क्वेश्चन किया, मुझे बताओ बीपी आने में कितने दिन लगे, स्टोन के डेवलपमेंट में कितने दिन लगे, है ना। क्या आप मानते हो कि 2 से 4 दिन 8 दिन में ये डिसीजेस क्योर हो जाएगी? है किसी एमबीबीएस डॉक्टर या किसी क्वालिफाइड डॉक्टर के सामने मत बोलना दोस्तों, हंसेंगे आपको, है ना। ये आपकी बहुत बड़ी बेइज्जती होगी। क्योर करना और सिम्टम को रिलीफ देना दोनों में डिफरेंस होता है, हम लोग अभी यही नहीं समझते, है ना। मेरी फैमिली में ये चीज बहुत कॉन्फिडेंटली लोग बोलते हैं कि इतना समय लगेगा आपको। क्यों लगेगा? क्योंकि पेशेंट को ऑब्जर्वेशन करने के बाद बता पाएंगे कि पेशेंट की कंडीशन कहाँ कहाँ वर्स है, कहाँ कहाँ गड़बड़ है। उस गड़बड़ चीज को कंट्रोल करने की जरूरत है, बाकी आपके हाथ में है दोस्तों, कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत इजीली आप वहां पर ट्रीटमेंट करके पेशेंट को क्योर कर सकते हो। मेरे मेरे लिए तो बहुत मामूली बात हो गई क्योंकि मैंने सीखा है ये दोस्तों, आपको भी वही चीज बता रहा हूं। यहां पर हाइपोटेंशन में आपने S1A1RE दिया, है ना। ये नेगेटिव करना है, ये पॉजिटिव करना है, लेकिन आपने कभी सोचा अगर हम रेनिन एंजियोटेंसिनोजन सिस्टम का इसमें इंपैक्ट लें तो क्या कर सकते हैं हम? अब जिन लोगों ने पूरी फिजियोलॉजी पढ़ी है, पूरी एनाटॉमी पैथोलॉजी पढ़ी है, वो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि किडनी से रिलेटेड रेनिन एंजियोटेंसिनोजन सिस्टम जो होता है वो इतना टॉप क्लास होता है जो आपकी पूरी बॉडी के ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है। अगर आपको पता है ना तो आप क्या करोगे, आप यहां पर इसके साथ दोनों मेडिसिन के साथ S6 को D2 में या D3 में ग्लोबल्स में बना के दे दीजिए। आप D2 में या D3 में ग्लोबल्स बना के दे दीजिए, देख लीजिएगा दोस्तों, जो रिजल्ट आपको सालों लग जाते हैं वो कुछ ही समय में, क्योंकि लास्ट मेटाबॉलिक रेमेडी S6 होती है। आपकी जो मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है एनाबॉलिक कैटाबॉलिक, यानी आपने जो खाना खाया, खाना खाने के बाद जो ऑब्जर्वेशन के लेवल पर आया, उस ऑब्जर्वेशन के लेवल पर जब वहां पर आपने लिम्फ का प्रोडक्शन किया, वहां तक स्क्रोफ्लोसो का काम है, ऑलरेडी आपने ऐड कर रखा है ना। तो लिम्फ के प्रोडक्शन यानी न्यूट्रिशन के कंप्लीटली प्रोडक्शन और उसको एनाबॉलिक कैटाबॉलिक प्रोसेस में डालना, मेटाबॉलिक प्रोसेस होकर किडनी में फिल्ट्रेशन के लिए आना, यहां तक काम आपका दोस्तों S6 S1 ये संभाल लेंगे। A1 ब्लड सर्कुलेशन से जो फिल्ट्रेशन के लिए किडनी में पहुंचाना है, प्रॉपरली पहुंचाना, प्रॉपरली बैलेंस बनाना और वहां पर ब्लड प्रेशर को मेंटेन करना, ये मेन काम आपका एंजाइटी को ग्रुप का है। आप दोनों तरह से यहां पर कवर कर रहे हैं, दोनों कंप्लीट क्योर हो रहा है ना। इसीलिए यहां पर S6 का जब S7 के साथ सपोर्ट करते हो, वाई करते हो तो रिलैक्स, आप पूरे किडनी के सिस्टम से मेटाबॉलिक प्रोसेस को आप रिलैक्स कर रहे हो। हाँ ठीक है, जाने दो, मेटाबॉलिक वेस्ट बाहर जाने दो। अब जब आपको वहां पर सर्कुलेशन ही स्लो हो रहा है तब आप कह रहे हो कि नहीं यहां काम कम हो रहा है, बढ़ाओ, आपने यहां बढ़ा दिया, है ना। याद रखना दोस्तों, कई बार ऐसा होता है, आपको दो उदाहरण बता रहा हूं। हमने C1RE से डिलीवरी करा दी दोस्तों। C1RE से क्यों डिलीवरी कराई भाई आपने? C1RE से क्या किया? ऑक्सीटोसिन का नाम सुना है आपने, है ना। याद रखना, यदि आपने देखा यहां पर मसल्स का डायलिटेशन नहीं हो रहा C1Y, लेकिन अगर हार्मोनल इंबैलेंस के कारण डायलिटेशन नहीं हो रहा C1RE, आप C1RE का प्रयोग कीजिए, पॉजिटिव में डिलीवरी हो जाएगी। लेकिन जब आपकी मसल ही रिएक्ट नहीं कर रही तब आप C1Y का उपयोग करिए, आप देखो डिलीवरी नॉर्मल हो जाएगी, है ना। याद रखना, कई बार ऐसा होता है पेशेंट नशा मुक्ति ड्रॉप में, कल आपको बता दूंगा पूरा उसका रेशियो सेट करके आपको बता दूंगा कि नशा मुक्ति ड्रॉप कैसे काम कर रहा है, ठीक है। हैवी एडिक्शन, यदि कोई व्यक्ति आता है नशा मुक्ति ड्रॉप के साथ, अगर आप हैवी एडिक्शन के लेवल पर देखते हो कि साहब ये तो बहुत बड़ा ड्रिंकर है ना, बहुत बड़ा ड्रिंकर है, मैं आपको चैलेंज करता हूं दोस्तों, आप S1Y की पिल्स बना लीजिए, है ना। S1Y की पिल्स बना लीजिए, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, 20 नंबर या 30 नंबर, है ना। पहले 15 दिन, याद रखना, पहले 15 दिन दिन में 3 टाइम दो गोली 1 गिलास पानी में घुल के देना है, ठीक है, 1 गिलास पानी में, है ना। दूसरे 15 दिन, अगले 15 दिन 10-10 ग्लोबल्स 1 गिलास पानी में घोल के देना है। याद रखना, नेक्स्ट टाइम अगले 15 दिन 1 लीटर पानी में केवल 2 ग्लोबल्स डालकर दिन भर पिलाना है, ठीक है।
उसके अगले महीने 5 ग्लोबल्स 1 गिलास या 1 लीटर पानी में डालकर आपको पिलाना है। ये कंटिन्यू करना है आपको दोस्तों, और कुछ समय कंटिन्यू करने के बाद आप देखिएगा जो हेवी एडिक्टर होता है बहुत इजीली ठीक हो जाता है, बहुत आसानी से ठीक हो जाता है दोस्तों। ठीक है, करेक्ट। अभी कई बार, अभी मेरे से 2 दिन पहले एक केस आया, उसको बी ने काट लिया, हनी बी, मधुमक्खी, है ना। अब मधुमक्खी ने काट लिया, वहां घबरा रहे, अरे ये हो गया, इसको तो जहर चढ़ जाएगा, इसको तो ये हो जाएगा, बहुत सीवियर पेन हो रहा। कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपके पास टॉप क्लास मेडिसिन है, S1RE, है ना। मैंने S1RE का D5 बनाया, उसको कहा हर घंटे में दे दीजिए आप। ठीक है, हर घंटे में दे दीजिए आप। शाम को मैंने पूछा भाई क्या है, तो बोले सर वो डंक थे वो भी निकल के गिर गए, और रही सही बात जो उसको चक्कर आ रहे थे, जो एसिड बन रहा था, जो बहुत पेन हो रहा था, स्वेलिंग आ रही थी, फलाना हो रहा था, सब सबसाइड हो गया। लेकिन अभी भी कसर है। मैंने कहा 2-3 दिन का मैंने आपको दिया है, आप 2-3 दिन 30 ml दिया था, मैंने कहा 2-3 दिन चल जाएगा, आप 10-10 बूंद हर घंटे पे दीजिए आप। ठीक है, तो ये टेक्निक मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूं, इस टेक्निक का मेन उपयोग ये होता है कि आपकी टेबल प्रैक्टिस कैसे इंप्रूव की जाए, है ना। और अगर टेबल प्रैक्टिस इंप्रूव करना तो फार्मूला फार्मूला खेलना पड़ेगा, लेकिन याद रखिएगा नॉलेज बहुत जरूरी है ना। एक डॉक्टर बनना बहुत आसान है, कहीं से भी डिग्री ले लिया डॉक्टर बन गया, है ना। क्वालिटी वाला डॉक्टर बनना बहुत मुश्किल है। अगर आप पढ़ाई भी करते हो तो एक MBBS डॉक्टर की प्रैक्टिस वही 4-5 पेशेंट की होती है, लेकिन जब वो प्रैक्टिस करता है, प्रैक्टिकल करता है, तब जाकर उसकी एक MD डॉक्टर से भी ज्यादा MBBS की प्रैक्टिस हो सकती है। जरूरी नहीं है। BEMS करना, इलेक्ट्रोमैथ करना बहुत आसान है, लेकिन एक अच्छा इलेक्ट्रोमैथ बनना बहुत मुश्किल है दोस्तों। वो बनाने की हम लोग प्रेरणा दे रहे हैं। जब एक अच्छे इलेक्ट्रोमैथ का ग्रुप बनता है, पूरी फैमिली बनती है, लाखों डॉक्टर अगर एक ग्रुप में बनकर काम करते हैं, एक इलेक्ट्रोमैथ के लेवल पर काम करते हैं, और जब उसका बेनिफिट होता है ना, उसका जो प्रचार होता है, तो कई डॉक्टरों का प्रचार होता है दोस्तों, है ना। याद रखिएगा, पूरी EH का प्रचार होता है ना। 2 मेडिसिन और बताकर मैं इसको विराम करता हूं, एमिनोरिया की बात करेंगे। आपके पास बहुत सारे ऐसे केसेस आएंगे जो ट्रेकीकार्डिया और ब्रेडिकार्डिया के आएंगे, है ना। यही केस लेकर आते हैं ना आपके पास, घबराहट, है ना। आपके पास आए और पेशेंट बोल रहा है कि साहब देखो मेरी तो धड़कन बहुत ज्यादा हो रही है ना, बहुत ज्यादा धड़कन हो रही है ना। याद रखना, दूसरा पेशेंट आता है, देखो साहब मुझे तो बहुत कमजोरी लग रही है, मैं बोल भी ढंग से नहीं पा रहा हूँ, मेरे मतलब हर चीज में कंफ्यूजन हूँ, मतलब ठंडा पड़ गया पेशेंट, है ना। याद रखना, दोनों प्रोटोकॉल आपकी लाइफ चेंज कर देगा, A1B और A1RE। क्या करा आपने, A1B और A1RE आपने करा क्या, है ना। यहां पर आपने D4 में दिया, यहां पर आपने D6 में दिया, यही तो करा आपने। आपने क्या करा, A1 मतलब हार्ट से बॉडी की तरफ जो ब्लड सप्लाई हो रही थी वो बहुत ज्यादा थी, हार्ट धड़क रहा है, टेकिकार्डिया, हार्ट धड़क रहा है, ज्यादा धड़क रहा है, और ज्यादा धड़क रहा है तो क्या हो रहा है, शुद्ध ब्लड बॉडी में ज्यादा तेजी से जा रहा। आपने D6 देकर उसको कहा भाई थांबो, थोड़ा कम, आपने उसको रिड्यूस कर दिया। यह A4 यूज करके देखना, A4 इज टॉप मोस्ट रेमेडी फॉर ट्रेकिकार्डिया, है ना। आप केवल ग्लोबल्स में प्रिपेयर कर लीजिए A4 को, केवल 2 से 5 ग्लोबल्स एक गिलास गुनगुने पानी में डिजोल्व करा के अपने वहीं टेबल पे पिला दीजिए, 15 मिनट बिठाइए, 15 मिनट बाद देखिएगा ना तो धड़कन है ना कुछ, बिल्कुल नॉर्मल कैटेगरी में आ जाएगा। उसको वो मेडिसिन दे दीजिए कि 2-2 गोली दिन में 3 से 4 बार लगातार 15 दिन 1 महीना ले ले, बिल्कुल बढ़िया सिंगल मेडिसिन। अगर यहां पर A1RE की बात करते हो, है ना, A1RE ब्रेडिकार्डिया, यानी किसी कारणवश अगर आपके हार्ट में बॉडी से सर्कुलेशन ब्लड का और हार्ट से बॉडी में सर्कुलेशन दोनों लेवल अफेक्टेड होता है, देन आपका हार्ट बहुत रिड्यूस होता है। आपको पता नहीं है, पेशेंट की कोई इन्वेस्टिगेशन आपने कराई नहीं है, ये केवल आपने एक ऑब्जर्वेशन किया कि यार कहीं ना कहीं इसको डिफॉल्ट जो आ रहा है, इसका कहीं ना कहीं जो है लिंक मुझे नजर आ रहा है कि इसके हार्ट के लेवल पर प्रॉब्लम आ रही है ना, बहुत ज्यादा इसका सर्कुलेशन कंट्रोल नहीं हो रहा, है ना, कमजोरी आ रही, आप हार्ट के माध्यम से न्यूट्रिशन बढ़ा दीजिए। हार्ट के लेवल को A1RE से स्टिमुलेट कर दिया आपने, और कौन सा लेवल, हार्ट से बॉडी की तरफ जो ब्लड सर्कुलेशन है बढ़ा दिया। प्रोसेस हुई, हेल्दी स्टेट में ATP बनी, एनर्जी बना, रिपेयर बना, हेल्थ प्रोग्रेस हुआ, आपकी बॉडी में एंजाइम का स्टिमुलेशन हुआ, हार्मोन का स्टिमुलेशन हुआ, तो बताओ क्या क्या नहीं होगा, आपकी बॉडी आपके लिए कुछ करेगी, है ना, आपकी पूरी बॉडी स्टिमुलेट हो जाएगी।
और जब आपकी बॉडी पूरी स्टिमुलेट हो गई, फिर आपको किसी चीज की जरूरत है क्या? कोई स्टिमुलेशन की जरूरत है? आपको नॉट। ठीक है, तो ये चीज समझिएगा। और इसी का उदाहरण एक आपको मैं बता रहा हूं, जिसको हम एमेनोरिया बोलते हैं, है ना, एमिनोरिया बोलते हैं। जब आप एमिनोरिया की बात करते हो तो सीधा फीमेल का लेवल आ जाता है ना। इलेक्ट्रोहोम्योपैथ में कोई भी फीमेल आए, अगर आपको डिसीज के लेवल पर ट्रीटमेंट तय करना है तो मेरी बात को सुनिएगा, समझिएगा, उसके बाद में आप बोलिएगा कि हाँ साहब, ये जो मेडिसिन होती है इसमें से कोई भी चीज बाहर नहीं होती है। ये जो मेडिसिन है, ये एक मेडिसिन का ऐसा गुच्छा हमने देखा है दोस्तों, S2C1A3L1F1N1B W G R E अकॉर्डिंग टू कंडीशन। अगर आपको टॉनिक बनाना है, S2C1L1A3RE, है ना, सेकेंड डायल्यूशन 147 सेकेंड डायल्यूशन चला दीजिए। जिन महिलाओं का दाढ़ी मूछ आती है वो भी चली जाएगी, है ना। जिन महिलाओं को जितने भी हार्मोनल इम्बैलेंस होता है बैलेंस हो जाएगा। जिन महिलाओं को मेंसेस नहीं आता, मेंसेस आने लग जाएगा। हमारे उत्तराखंड के डॉक्टर दिव्या मिश्रा मैम है, उन्होंने थाउजेंड्स ऑफ पेशेंट के लेवल, मेरे से ज्यादा समय नहीं जुड़ा हुआ है, लेकिन बहुत सारे पेशेंट्स को उन्होंने वहां पर इस प्रोटोकॉल्स के माध्यम से यूनिकली एक रिट्रोवल लेवल, मतलब जिनको हम कहते हैं रीजनरेटेड लेवल पर लाकर छोड़ दिया है। कई पेशेंट्स हैं जो डिमांड करते हैं कि नहीं मुझे वही चाहिए, वही चीज बना के दीजिए जो आपने पहली बार दिया था। एक बार, दो बार, तीन बार लेने के बाद में जरूरत नहीं है, लेकिन वो वही मांगती है। जिनका हीमोग्लो, अब इसमें कोई हीमोग्लोबिन के लिए तो कोई मेडिसिन नहीं है, हीमोग्लोबिन भी अप हो गया। अब इससे बड़ी चीज नहीं। आप एमेनोरिया की बात करेंगे दोस्तों, वेन वन है सर, ठीक है, वर वन नहीं होता है, वेन वन। एमेनोरिया क्या होता है ना, आपको सबको मालूम है दोस्तों, एमेनोरिया एक मेडिकल टर्म है ना। मेंस्ट्रुअल पीरियड के एब्सेंस को दर्शाता है, या तो टेम्परेरी एब्सेंट है या परमानेंट एब्सेंट है ना। यूट्रस नहीं बना, कारण कही है, यूट्रस की एट्रोपी है, मेंसेस ही नहीं आ रहा, है ना। हमारे ग्रुप के काफी मेंबर्स हैं जो कल हमारी नाइट क्लास में भी कई एक डॉक्टर्स ने इस चीज को प्रूव किया कि हमने जो एट्रोपिड यूट्रस था उसको हमने रीजनरेट करा दिया। ये केवल प्रैक्टिकल अप्रोच की बात है दोस्तों, है ना। याद रखना, टेम्परेरी हो सकता है, परमानेंट बेसिस हो सकता है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन हम लोगों का प्रोटोकॉल तय करते हमें आना चाहिए दोस्तों। यानी प्राइमरी एमेनोरिया में मेंस्ट्रुएशन पीरियड जब आप देखते हो, जब फर्स्ट मीनार्च होता है, पहली बार मेंसेस आता है, तो कई कई बच्चियां होती है जिनको पता है कि फर्स्ट टाइम मेंसेस आया, मीनार्च कहलाता है। लेकिन मेंसेस कम आ रहा, शुरू में थक्का दिखा गायब हो गया, है ना, थोड़ी बहुत दिन आया फिर गायब हो गया। मेंस्ट्रुएशन पीरियड मैक्सिमम 16 ईयर की एज तक अगर शुरू नहीं होता, 16 ईयर की एज तक शुरू नहीं होता। नॉर्मली क्या होता है, आजकल 12 से 14 साल की एज दी गई है, लेकिन मैक्सिमम 11 साल से 14 साल के बीच में आजकल आने लग गया है। अगर 16 साल तक नहीं आ रहा, वो कहलाता है प्राइमरी एमेनोरिया, ठीक है। सेकेंडरी एमेनोरिया तब होगा जब मेंस्ट्रुएशन 3 कंसेक्यूटिव साइकिल्स तक या लगभग 6 महीने तक वहां पर अब्सेंट रह जाता है। यानी मेंसेस आया, बिल्कुल नॉर्मल पीरियड में आया, है ना, कंटिन्यू आया, 2-4 महीने, 6 महीने आया, उसके बाद हार्मोनल इम्बेलेंस हो गया, कोई साइकोलॉजिकल इंपैक्ट हो गया, घर में किसी की डेथ हो गई, या कोई भी शॉक लग गया उसको, तो किसी भी परिणाम स्वरूप हार्मोनल इम्बेलेंस हुआ, तो लगातार 3-4 महीने, 6 महीने तक मेंसेस नहीं आया, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी एमेनोरिया, ठीक है। बहुत कॉमन है ऐसी वुमेन में जिनको पहले मेंस्ट्रुएशन रेगुलर आती थी, लेकिन बीच में किसी कारणवश अगर इरेगुलर हो गई, देन वो उनका वहां पर लॉजिक होता है कि ये सेकेंडरी एमेनोरिया होता है। दोनों का ट्रीटमेंट अलग अलग होता है, याद रख लेना, दोनों का ट्रीटमेंट अलग अलग होता है ना। याद रखना, काजेस देखना पड़ेगा। एमेनोरिया के कई कारण होते हैं, इनमें से कुछ वुमेन की जिंदगी के नॉर्मल रूटीन में जो नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन आने लगता है दोस्तों, वो हार्मोनल इंपैक्ट होता है। मान लो आपने उसको काम दे दिया, खूब काम करा रहे, न्यूट्रिशन नहीं ले रही, वो प्रॉपर खाना नहीं मिल रहा उसको, ठंडे में काम कर रही है, ठंडे पानी में काम कर रही है, कपड़े बर्तन दिन भर ठंडे ठंडे पानी का जो पाँव में उसको लगता है, ये उसके मेंस्ट्रुएशन को सप्रेस कर देता है दोस्तों, ठीक है। जब लेडीज में किसी भी प्रकार का मेडिकेशन किया जाता है तो हार्मोनल इम्बेलेंस बहुत जल्दी होता है, तो ये साइड इफेक्ट के रूप में भी सामने आता है ना। ये एक मेडिकल प्रॉब्लम का साइन होता है। इसीलिए आज की वर्तमान परिस्थिति में पीसीओडी सबसे कॉमन रूप से आपको देखने को मिलेगा, है ना। क्योंकि ओवरी जो होती है ओस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन बनाती है, और यही ओस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जो होता है मेंसेस निर्धारित करता है।
आपका मेंसेस आएगा नहीं आएगा? अगर एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन वहां पर एकदम बनना बंद हो गया तो मेंसेस आ जाएगा, है ना। अगर ये एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन लगातार बन रहा है, वहां पर दोनों में से किसी का अप एंड डाउन है, मेंसेस उसी के अकॉर्डिंग डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, याद रखने की जरूरत है दोस्तों। रूटीनली प्राइमरी एमेनोरिया में 16 ईयर की जो एज होती है उसमें अगर मेंसेस नहीं आता है तो बच्ची का नॉर्मल ग्रोथ और उसके साथ जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर हो वो भी नॉर्मल हो, यानी ग्रोथ भी नॉर्मल है, सेकेंडरी सेक्सुअल भी नॉर्मल है, लेकिन वहां पर मेंसेस नहीं आ रहा, है ना। इसीलिए याद रखना 13 ईयर के एज में मेंसेस अगर नहीं आता है और प्यूबर्टी के ऑनसेट पर भी प्यूबर्टी आ गई, सेकेंडरी सेक्सुअल डेवलप हो गया, फिर भी मेंसेस नहीं आता, है ना। ऐसी जब कंडीशन होती है ना, तो आप जब फिजिकल एग्जामिनेशन करते हो, अगर किसी बच्ची का ब्रेस्ट का डेवलपमेंट है, मान के चलना उसमें हार्मोनल इंबैलेंस नहीं है, लेकिन जब बच्चे का ब्रेस्ट डेवलप नहीं हो रहा उसके बॉडी के अकॉर्डिंग, आप समझ जाइए दैट इज प्राइमरी एमेनोरिया। ये प्राइमरी एमेनोरिया की शुरुआत है, यानी हार्मोन बहुत कम है इसको, है ना। इसलिए यहां पर प्रोटोकॉल जो मैंने आपको बताया S2C1A3L1RE या F1RE, ये डायरेक्ट स्टिमुलेट करेगा इसके हार्मोन को, इसकी बॉडी को डेवलप करेगा। और अगर इसी के साथ में C2 का 5th डायल्यूशन, नेक्स्ट 10th डायल्यूशन, नेक्स्ट 30 डायल्यूशन, नेक्स्ट 100, नेक्स्ट 200 डायल्यूशन दीजिए, उसका ब्रेस्ट, उसकी बॉडी का डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू कंडीशन डेवलप हो जाएगा। आप स्ट्रक्चर पे काम कर रहे हो, ये आपने फंक्शन पे काम किया, ये डिफरेंस आना चाहिए आपको, है ना। मैंने कई महिलाओं को, कल बच्चियों को जीवन दान दिए हैं दोस्तों, है ना। कई हमारे ग्रुप के मेंबर्स ने इस चीज को फॉलो अप किया है और टॉप क्लास रिजल्ट लेकर अपना नाम कमाया है। याद रखना, प्रेगनेंसी एमेनोरिया का एक जाहिक कारण होता है दोस्तों, सबसे कॉमन कारण होता है, यानी सेकेंडरी एमेनोरिया का सबसे कॉमन कारण आप देखेंगे ना, प्रेगनेंसी होता है ना। मान लीजिए प्रेगनेंसी हो गया, डिलीवरी हो गई, डिलीवरी होने के बाद महीना नहीं आता, क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि प्रोलैक्टिन बन रहा है, ऑस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की क्वांटिटी कम है, प्रोलैक्टिन बन रहा है, वहां पर सेपरेशन रहेगा, क्योंकि मिल्क का प्रोडक्शन होगा वहां पर लंबे समय तक, जब तक वहां पर प्रॉपरली ऑस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का फंक्शन नहीं होगा तब तक मेंसेस नहीं आएगा, स्किप कर जाएगा, ये सेकेंडरी एमेनोरिया होता है। ठीक है, अन्य कारण, अलग अलग कारण होते हैं जो आपको टेबल प्रैक्टिस में डिसाइड करना पड़ता है। ओवरीज, यूट्रस, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, ये चार चीजों का विशेष तौर से अध्ययन करना पड़ता है। अगर आप अध्ययन करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि बहुत सारे क्रोमोसोमल कारण होते हैं, बहुत सारे जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज होती है, हाइपोथैलेमिक या पिट्यूटरी लेवल पर बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन होते हैं जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं दोस्तों, है ना। याद रखना दोस्तों, यदि एक्सेसिव एक्सरसाइज कर ली, टेस्टोस्टेरोन ज्यादा बन जाएगा, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन कम हो जाएगा, जबकि महिलाओं में कम होना चाहिए, है ना। याद रखना, ईटिंग डिसऑर्डर यानी खूब खा रहे हैं और सो रहे हैं, काम नहीं कर रहे, है ना। ज्यादा मात्रा में फिजिकल या साइकोलॉजिकल स्ट्रेस ले लिया, है ना। बहुत सारे फैक्टर होते हैं आज की डेली लाइफ में, आपके और मेरे सामने, मैंने भी दौड़ते दौड़ते सब काम किया है दोस्तों कि मुझे क्लास लेना है ना। तो ये जो फैक्टर होता है कहीं कहीं मेंटली डिस्टर्ब भी कर देता है, आदमी इरिटेट हो जाता है ना। ऐसे ही महिलाओं में भी होता है। बहुत सारे मुख्य कारण होते हैं प्रेगनेंसी के लेवल पर। नेचुरल कारण जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, उस दौरान जब उसको डिलीवरी हुई और उस दौरान जब वो बच्चे को दूध पिलाती है दोस्तों, फीडिंग करती है, तो उस दौरान इवन मीनोपॉज के दौरान भी यही कैरेक्टर डेवलप होगा, मेंसेस स्किप हो जाता है ना। वो सेकेंडरी एमेनोरिया कहलाता है दोस्तों, है ना। कई सिम्टम्स आपको नजर आएंगे, आपको केवल डायग्नोसिस करना है। ऐसे मेंसेस को बहुत सारे सिम्टम्स के लेवल पर तोला जाता है कि भाई उसको एक्ने तो नहीं आ रहा, है ना, विजाइनल ड्राइनेस तो नहीं हो रही, है ना, उसकी वॉइस बहुत डीपिंग के लेवल पर भारी भारी वॉइस तो नहीं हो रही, है ना, एक्सेसिव या ज्यादा मात्रा में अनवांटेड हेयर उसके चेहरे पे तो नहीं हो रहे। अगर हो रहे, आप समझ जाइए ये एमेनोरिया का केस है। अब वो प्राइमरी हो सकता है, सेकेंडरी हो सकता है, और यही कारण है महिलाओं के चेहरे पे अगर उत्पन्न होता है ना, तो आपको केवल एक वर्ड करना है ना। ठीक है, यहां पर आपको एक वर्ड करना है कि मैं आपके चेहरे के ये हेयर हटा सकता हूं, लेकिन मेरे जो 2-3 प्रोटोकॉल है आपको कंटिन्यू लेना है, और कंटिन्यू मैक्सिमम मान के चलिए आपको 6 महीने लेना है। आप डायरेक्टली बोलिए, कोई क्रीम लगाने से या हेयर रिमूवर से आपके बाल चले जाते हैं तो फिर हम तो दाढ़ी वाले हैं दोस्तों, हम तो प्रॉपर ही चला जाते हैं, है ना। ऐसा नहीं है दोस्तों, ये हार्मोनल है और आपको हार्मोन मेंटेन करना। मैंने आपको सीधा बताया S2 C1 L1 A3, है ना। अगर जेनेटिकल है
माँ बाप को भी थे, इसको भी हो रहा है, ठीक है वेन बनेट कर लो, अन्यथा F1 और RE पर्याप्त है। सेकंड डायल्यूशन में कंटिन्यू चलाओ, आप उसको D5 में चला दो, कोई दिक्कत नहीं, सेकंड डायल्यूशन में चला दो 147 से, कोई दिक्कत नहीं, कंटिन्यू चलाओ, है ना। लेकिन याद रखना, जब आप वहां पर रेगुलेशन की बात करोगे तो मैं प्रोटोकॉल से आगे बताऊंगा पूरी कंडीशन, ठीक है। पूरी बॉडी में आपको दोस्तों कहीं ना कोई चीज आपको देखने को मिलेगी। आप देखो, पेशेंट बोलता है मुझे हेडेक हो रहा है ना, वेस्कुलर हेडेक, याद रखना। विजन में बदलाव हो रहा है ना, निप्पल में डिस्चार्ज हो रहे हैं, मिल्की निप्पल हो रहे हैं, ठीक है, मिल्की निप्पल डिस्चार्ज हो रहा है, हेयर लॉस हो रहा है, मेरे बाल झड़ने लग गए, है ना। अगर कई बार फेस पर ज्यादा मात्रा में अगर हेयर डेवलप होते हैं दोस्तों, तो याद रखना पेल्विक पेन बहुत कॉमन समस्या है, थाई रीजन में कॉमन समस्या है। आपको पेशेंट बोलेगा कि साहब मुझे थाई रीजन में पेन हो रहा, पेल्विक रीजन में पेन हो रहा, आपको प्रोटोकॉल तय करते आना चाहिए, है ना। अब अगर मैं कहूं इन्वेस्टिगेशन, तो मॉडर्न साइंस कितनी इन्वेस्टिगेशन कराएगा, आप क्या कराओगे, कुछ मत कराना, आप केवल पेमेंट ले लेना आपके प्रोटोकॉल देकर, है ना। याद रखना, पेल्विक एग्जामिनेशन कराएंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन ब्रेस्ट और जेनेटल ऑर्गन के कराएंगे, हार्मोनल प्रॉब्लम के लिए डिफरेंट टेस्ट कराएंगे, थायराइड फंक्शन टेस्ट कराएंगे, प्रेगनेंसी टेस्ट कराएंगे, ओवरी के फंक्शन टेस्ट कराएंगे, प्रोलेक्टिंग टेस्ट कराएंगे, अल्ट्रासोनोग्राफी कराएंगे, मेल हार्मोन टेस्ट, टेस्टोस्टेरोन का लेवल कराएंगे, सीटी स्कैन अगर जरूरत पड़ी कराएंगे, हिस्ट्रोस्कोपी कराएंगे। भाई कितनी टेस्ट कराओगे, इतने में तो ठीक करके घर भेज दोगे आप, है ना। याद रखना दोस्तों, जहां पर कंपैटिबल हो आप पेमेंट ले लो पेशेंट से, पर उसको नाहक परेशान मत करो, ये जांच वो जांच फलाना, ये कम से कम मान के चलो 5-1 हजार की जांच होगी, है ना। आपके पास पेशेंट आया है, आप मैक्सिमम 1000 रुपए भी ले लोगे तो 3 महीने में ठीक कर दोगे, फिर भी उसका 2000 बचाओगे। ये याद रखना, ये ईगो वाली बात है, मैं इस ईगो को मानता हूं। मैं भी किसान का बेटा हूं दोस्तों, इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं कि पैसा कैसे कमाया जाता है, लेकिन ये बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं किसी को नाहक बर्बाद नहीं करना, ठीक है। अब बात करते हैं, यदि हम यहां पर फिलोसॉफिकल पॉइंट पे बात करते हैं, तो सिलेक्शन ऑफ रेमेडी की बात आती है। आपको याद रखना है, ओवरी में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन बनता है ना। यही एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन मेनली मेंसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यदि आपकी बॉडी में मेंस्ट्रुएशन के लेवल को देखा जाए, तो ये मेंस्ट्रुएशन का लेवल नजर आता है दोस्तों, फर्स्ट 0 से 5, ठीक है, 0 से 5 मेंस्ट्रुएशन पीरियड, 5 से लगाकर 12 तक, 14 तारीख तक, ठीक है, प्री ओवुलेटरी फेज, और 12 से आपके 18 तारीख तक ओवुलेटरी फेज, और वहां से लाकर प्री मेंस्ट्रुअल फेज, एंड फिर रिकरेंसी ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल। ये एक नॉर्मल रेशियो माना जाता है। तो जब 0 से 5 दिन होता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन आपके ओवरी में नहीं बनते, इस स्कैपिंग ऑफ एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के कारण मेंसेस खुल कर आता है, कैपिलरीज बस्ट होती है, और वहां से जो है आपका जो ब्लड होता है, गंदा ब्लड, जो पूरा गंदा लेयर होता है, पूरी साफ कर दी जाती है। फिर से 5 तारीख के बाद, 5 दिन के मतलब मेंस्ट्रुएशन पीरियड के बाद एस्ट्रोजन बनना शुरू करता है, ओवरी में कार्पस लूटियम का निर्माण होता है, वहां से एस्ट्रोजन बनता है। ये एस्ट्रोजन पूरी बॉडी में आपके पूरे स्ट्रक्चर को, जो गायनिक स्ट्रक्चर होता है, ब्रेस्ट को, यूट्रस को, फेलिपिन ट्यूब को, फाइम्ब्रिया को, ओवरी को, ओवुलेशन के लेवल को, पूरा यूट्रस को, वेजाना को, सर्विक्स को, सबको चेंज करता है। सब में कहीं ना कहीं प्रेगनेंसी के डेवलपमेंट के स्ट्रक्चर पूरा डेवलपमेंट करता है। 12 दिन के बाद मैक्सिमम 14 दिन, 14वें दिन ओव्यूलेटरी फेज होता है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड से एलएच हार्मोन आता है, जो इसको एस्ट्रोजन इस दौरान बहुत ज्यादा बन जाता है, और एलएच उसको सपोर्ट करता है, जो ग्रेफिन फॉलिकल बनता है उससे ओवुलेशन करके बाहर निकालना, और यहां पर प्रेगनेंसी के लिए पूरी तैयारी, ओवुलेशन यहां पर बाहर निकल जाता है 14वें दिन, ठीक है। अब यहां पर बात आती है आगे का क्या, आगे निकलता है ओवरी से एस्ट्रोजन कम हो जाता है, प्रोजेस्टेरॉन बनता है। इन पूरे 14 दिन में प्रोजेस्टेरॉन बहुत कम है, एस्ट्रोजन ज्यादा है, और 14 दिन बाद आगे के 14 दिन के लिए प्रोजेस्टेरॉन बहुत ज्यादा है, बिकॉज ऑफ ओवुलेटरी फेज, ग्रेफिन फॉलिकल्स के वहां पर फटने के कारण वो कार्पस ल्यूटियम बनता है, और ये कार्पस ल्यूटियम वहां पर प्रोजेस्टेरॉन को सिक्रीट करता है, और यही प्रोजेस्टेरॉन जो होता है बेसिकली दोस्तों प्रेगनेंसी को कंफर्म कराने के लिए आगे की ग्रोथ कराता है, और यही रिस्पॉन्सिबल होता है। बच्चा अगर बन गया तो उसको प्रेगनेंसी के पहले 3 महीने में यही प्रोजेस्टेरॉन उसको वहां पर प्रोमोट करता है, डेवलपमेंट कराता है, जो फेलिपिन ट्यूब में फर्टिलाइज हुआ, फंडस ऑफ यूट्रस में डिपॉजिट हुआ, वहां पर प्लेसेंटा बना, प्लेसेंटा जब तक वहां पर प्लेसेंटा से
प्रोजेस्टेरॉन नहीं बनता, एचसीजी ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन वहां पर नहीं बनता, तब तक अगर मान लो इस बीच में कहते हैं ना 1.5 महीने में अबॉर्शन हो गया यार, जानते हो क्यों हो रहा है? यही प्रोजेस्टेरॉन बनना बंद हो गया, कार्पस ल्यूटियम डिजेनरेट हो गया, एबॉर्शन हो गया, है ना। ये टॉप क्लास चीज है जो आपको टेबल प्रैक्टिस में सीखने की जरूरत है दोस्तों, और हमने यही चीज पे काम किया है। हमारे जितने दोस्त लोग हैं इसी चीज पे काम कर रहे हैं, और ये वो चीज है जो कभी नहीं भूलेंगे आप दोस्तों, कभी नहीं भूलेंगे। बिकॉज यहां पर ये बारीकियां आप लोगों को बहुत आगे लेकर जाती है। अगर हमारी ये बारीकियां नहीं है ना तो हम कितनी भी मेहनत कर लेंगे ना, वहीं के वहीं रहेंगे। ठीक है, याद रखना। चलिए अब हम लोग प्रोटोकॉल की बात करते हैं। एमेनोरिया में प्रोटोकॉल सिलेक्शन का तरीका मैंने आपको बताया। सबसे पहले यदि आप एक ऐसा प्रोटोकॉल बनाए जो इनफर्टिलिटी तक को कवर कर लेता है, तो मुझे नहीं लगता कि आप फेलियर होंगे, कभी फेलियर नहीं होंगे दोस्तों आप, है ना। याद रखना दोस्तों, जब आप S2 A2 और RE की बात करेंगे, है ना, या इसमें C1 ऐड कर लीजिए आप, S2 C1 A2 RE की बात करेंगे। अब A2, भाई A2 क्यों आ गया? आप जानते हैं A2 क्यों आ गया? तो हम क्या करते हैं, यहां पर C1 को हटा के S2 A2 RE की बात करते हैं, है ना। याद रखना, ये पूर्ण रूप से जितनी भी गंदगी होती है ना मेंसेस की, ग्लैंडुलर, एंजाइटिको, वीनस ड्रेनेज, आरी स्टिमुलेशन, उसको स्टिमुलेशन करने का काम करता है। ठीक है, आप यहां पर एमिनोरिया है मतलब हो नहीं रहा, नेगेटिव डिसीज है, D4 में दे दीजिए। ये प्रोटोकॉल बन गया, कौन सी बड़ी बात है भाई, यू आर द बेस्ट। ठीक है, अब यहां पर बात आती है कि अगर हमने ये कर दिया, लेकिन हमने वहां पर पिट्यूटरी ग्लैंड को तो स्टिमुलेट करा नहीं, हमने तो फीमेल के यूट्रस को स्टिमुलेट करा नहीं, ठीक है। C1RE या C1S1Y, ठीक है, इसको आपको यहां पर दोस्तों खास तौर से याद रखना है। ये जो प्रोटोकॉल है ये निर्धारण आपको आना चाहिए, ये यहां पर D4 में आना चाहिए, ये यहां पर D6 में आना चाहिए। ठीक है, अब ये D4 में कब देना या D6 में कब देना, मेन चीज ये है। सेकेंडरी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, C1RE को D4 में दे दीजिए, पिट्यूटरी ग्लैंड के सिक्रेशन को बढ़ाकर यहां पर फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को बढ़ा दिया आपने, उसको स्टिमुलेट करा, उसने यहां पर बढ़ा। आप देखिए फॉलिकल स्टिमुलेट होगा तो फॉलिकल से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन बनेंगे ओवरी, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन को आपने नॉर्मल कर दिया, मेंसेस आ गया। कई लोग ऐसे होते हैं जिसमें C1RE काम नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता, है ना। क्यों नहीं काम करा? कुछ ना कुछ तो कारण होगा ना, है ना। उसका ओवरी बहुत ज्यादा पहले से इंटरेक्ट कर रहा है, बहुत ज्यादा, वहां पर नेगेटिव फीडबैक से पिट्यूटरी को लग रहा है नहीं वहां सब काम अच्छा होके अब मैं नहीं बनाता, तो ऐसी कंडीशन उसको रिलैक्स दीजिए, C1S1Y को नेगेटिव करिए। कई पेशेंट में केवल इन दोनों प्रोटोकॉल से 90% केस में ये रिजल्ट आएगा, लेकिन 10% ऐसे केस आएंगे जिसमें आपको रिजल्ट नहीं आएगा, है ना। उस केसेस में C1S1Y का प्रयोग जरूर करिएगा आप, ठीक है, याद रख लेना दोस्तों। लेकिन D6 भी कभी कभी बहुत खतरनाक हो जाता है ना। तो ऐसी कंडीशन में जब उसको बहुत ज्यादा कंप्लेन आने लगे, सीधा D4 में आ जाना, पहले D4 दो, D5 दो, देन D6 दो, क्योंकि नेगेटिव कंडीशन है ना। इसलिए रिलैक्स भी कभी कभी दिक्कत क्रिएट करता है, तो आप रिलैक्स ना करके D4 में दे दो, है ना, क्योंकि नेगेटिव डिसीज है। आप सीधा C1S1Y को D4 में दे दो। तो मेरा आपको यही सजेशन रहेगा, पहले सीधे D4 में देके देखो आप, उसके बाद अगर उसी में रिजल्ट आ जाए तो बदलने की जरूरत नहीं, डोज बढ़ा दो आप, 10 की जगह 15, 15 की जगह 20, बंद कर दो, 2-3 महीने में नॉर्मल हो गया, है ना। याद रखने की जरूरत है, ये टॉप क्लास प्रोटोकॉल है जो आपको समझना है दोस्तों, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि ऐसी परिस्थिति में लेडीज को घबरा, अब सेंग्वाइन टेम्परामेंट वाले को हो गया तो क्या करोगे, केवल और केवल इनके साथ में सेंग्वाइन वाले को A3B दे देना, वो भी D4 में ग्लोबल्स, ठीक है। अगर यहां पर हमने सेंग्वाइन की कोई मेडिसिन यूज नहीं करी, लेकिन अगर सेंग्वाइन टेम्परामेंट है और उसको ये प्रॉब्लम है, तो आप केवल A3B D4 में ग्लोबल साथ में चालू कर दो, देख लो 2 से 4 दिन के अंदर मेंसेस आ जाएगा उसको, है ना। याद रख लेना दोस्तों, ये टेबल प्रैक्टिस की बात है जो आपको पता होना चाहिए, है ना। कई बार ऐसा होता है
कि जब हमको लगता है कि यार कहीं ना कहीं इसको जो प्रॉब्लम है जेनेटिकली है, और जेनेटिकली है बहुत ज्यादा अट्रैक्शन के लेवल पर आ रहा है, हमें लग रहा है कि कोई कॉम्प्लिकेशन डेवलप होगा, तो याद रखिएगा दोस्तों, यहां पर जो है S2C1 वेन 1 RE, ठीक है, S2C1 वेन 1 RE D4 अल्टरनेट करके, ठीक है, अल्टरनेट करके याद रखना आप F1 वर1 Y D4, है ना, F1 वर1 Y D4, ये दो प्रोटोकॉल चला देना। अगर उसकी मासी को, उसकी मम्मी को, उसको ये जेनेटिक हेरिडिटी लेकर आई है, मैसेज क्लियर नहीं हो रहा, S2C1 वेन 1 RE D4 अल्टरनेट F1 वर1 Y D4 टॉप क्लास है। और अगर आपको लगता है कि उसको प्रॉब्लम सेगमाइंड भी है तो A3B की ग्लोबल साथ में चला दो। आप देख लो दोस्तों, 24 घंटे से 48 घंटे के अंदर जो है उसकी प्रॉब्लम सॉल्व होने लग जाएगी, और एमेनोरिया की जो प्रॉब्लम होती है मेरा मानना है सबसाइड हो जाएगी दोस्तों, ठीक है। 100% रिजल्ट आपको टेबल प्रैक्टिस में देखने को मिलेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये था मेरा आज का पहला टॉपिक एमेनोरिया। उम्मीद करूंगा यही समझाइश पूरे जितने भी हमारे टॉपिक होते हैं दोस्तों, ये टॉपिक्स हमारे फिजियोलॉजिकल बिहाफ पर है। हम जब यहाँ पर आपको गायनिक पढ़ाते हैं, गायनिक ऑब्स्टेट्रिक, तो हम लोग पहले सबसे पहले फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की पूरी डिटेल स्टडी करते हैं। जिस पार्ट की स्टडी कर ली उससे रिलेटेड जितनी डिसीज है वन बाय वन डेली एक डिसीज का इसी प्रकार से डिस्क्रिप्शन देते हैं। और हमारी फैमिली इसलिए बहुत स्ट्रांग है, हर हर हमारा डॉक्टर जो हम लोगों से जुड़ा हुआ है, हम लोग बहुत कम पैसे की बात करते हैं दोस्तों। आप काउंट कर लीजिएगा, एक पेशेंट आपने ठीक करा ना तो मेरी फीस 1 महीने की निकल जाएगी आपसे, ठीक है। हम लोग 16 महीने का बोलते हैं, 24 महीने में कोर्स खत्म होता है। हमारी नाइट क्लास अभी चल रही है, सेकंड सेम चल रहा है, यहाँ पर एक्सक्रेटिव सिस्टम चल रहा है, और अभी 12 महीने कंप्लीट हो चुके हैं, अभी सेकंड ही चल रहा है, ये लास्ट है मार्च इन। 1 अप्रैल से मॉर्निंग क्लास नहीं, आफ्टरनून क्लास नहीं, और थर्ड सेम में सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है नाइट क्लास में शुरू हो जाएगा। पूरे 6 महीने पूरा बाल के जड़ से लगाकर तेल आपके तलवे तक 45 पॉइंट्स के आधार पर पूरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम का डिटेल होता है। तो हम लोग पहले डिटेल करते हैं फिर डिसीज करते हैं, हम प्रोटोकॉल नहीं बताते। जो लोग मुझे प्रोटोकॉल के लिए फोन करते हैं मैं उनको डांट देता हूं। आप में से भी कई लोग रोजाना फोन कर रहे हैं, भाई मेरे पास इतना टाइम थोड़ी है, मैंने आज चलते चलते तो मैं क्या बताऊं आप लोगों को, है ना। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये सारी चीजें आपके लिए है, इसलिए मैं बता रहा हूं टेक्निक देखिए। हमने फ्री करने का मतलब ये नहीं कि हम हमारा प्रोपोगंडा क्रिएट कर रहे हैं, नहीं भाई, हाथ जोड़ के मत आइए। अगर आपको कुछ अपडेट करना है आइए, दिल से बताएंगे हम लोग, और कुछ छुपाएंगे नहीं आपको। जब फीडबैक्स आते हैं ना, सारे डॉक्टर्स फीडबैक बताते हैं, आप साल भर के फीडबैक कलेक्ट करोगे ना तो 1000 डिसीज के फीडबैक आपके पास आ चुके होंगे। आपको जरूरत ही नहीं है कुछ पूछने की, समझने की, है ना। पहले समझिए कि डिसीज है तो क्या है भाई, ये पॉजिटिव नेगेटिव क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हाइपर एक्टिव है या हाइपो एक्टिव है, मैंने पूरा क्लियर कर दिया आपको, ठीक है। चलिए दूसरी बात करते हैं हम लाइकोपोडियम की, है ना। थोड़ा बड़ा प्लांट है, हो सकता है आधा हम आज करें आधा कल करें, है ना। लाइकोपोडियम जो होता है दोस्तों, लाइकोपोडियम आप जब किसी भी नदी के किनारे जाएंगे ना, नदी के किनारे आपको मिल जाएगा लाइकोपोडियम। आप लाइकोपोडियम की फोटो देख लीजिएगा, है ना। मेरे पास तो पूरा इसका एक चार्ट है, मैं आपको डालूंगा। आप जब लाइकोपोडियम को देखेंगे ना दोस्तों, तो लाइकोपोडियम क्लेवेटम एक स्पोर्ट्स के रूप में, वुल्फ काउज या क्लब मास के रूप में, इसीलिए कहते हैं क्लब मास के रूप में, इतनी बड़ी डंडी के रूप में वो वहां पर आपको नदी के किनारे मिल जाएगा। ये लाइकोपोडेसी फैमिली का मेंबर होता है दोस्तों। यूरोप, नॉर्थ अफ्रीका, है ना, नॉर्थ अमेरिका, बहुत जगह पर यह फैला होता है ना। आप इसको बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हो दोस्तों, है ना, बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हो। अगर मैं, जैसे मैंने नक्सोमिका में बाद में बताया था, मैं आपको लाइकोपोडियम का रिजल्ट बताता हूं। जो लोग होम्योपैथ से प्रैक्टिस करते तो उनको तो सब पता है, लेकिन मैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथ हूं, और मैंने होम्योपैथ सीखा इसीलिए था कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथ को मैं डीप में जान सकूं, है ना। याद रखिएगा, डायबिटीज के लेवल पर सबसे पहली मेडिसिन का सिलेक्शन S2 का होना चाहिए, बिकॉज लाइकोपोडियम, ठीक है। याद रखना, चाहे लो हो चाहे हाई हो, चाहे लो हो चाहे हाई हो, हाँ जय सर नमस्ते, ठीक है। डायबिटीज के लेवल पर अभी हम लोगों ने यहां पर S2 S5 के साथ में नेगेटिव मेडिसिन यानी S13 का पूरा 200, अगर हमने S2 S5 के साथ मर्ज कर दिया तो जिनका HbA1c बढ़ा हुआ था वो विद इन 1 मंथ 2 मंथ में डाउन हो गया। C17 C2 का हाई पोटेंसी सिंगल मेडिसिन मंथली दिया, उनका जो HbA1c था डाउन हो गया, है ना। ऐसा नहीं, टाइफाइड के लेवल पर, टाइफाइड फीवर के लेवल पर,
क्रॉनिक जितनी भी डिसीज होती है उनके लेवल पर, बॉडी में जितनी भी ग्लैंडुलर डिसीज होती है ट्यूबुलर स्ट्रक्चर के लेवल पर होती है उस लेवल पर। एब्डोमेन आप देखते हो बहुत सारे लोग बोलते हैं साहब मेरा तो एब्डोमेन डिस्टेंडेड हो रहा, फूल रहा है ना, गैसेस बन रही है ना। एन्यूरिज्म, अब एन्यूरिज्म कैसा है, खतरनाक चीज है एन्यूरिज्म, है ना। याद रखना एन्यूरिज्म हो गया, अस्थमा हो गया, कैंसर हो गया, S4 S2 के लेवल पर, याद रखना कैंसर, बिलियसनेस, कॉन्स्टिपेशन, कंजप्शन, है ना, कफ, कॉलिक, डिप्थीरिया, डिसेंट्री, डिस्पेप्सिया, अरे मैं कितनी डिसीज बताऊं भाई, एक्जिमा ले लो आप, है ना, फ्लैचुलेंस ले लो आप, खाना खाया दस्त के लिए भाग रहे हैं, है ना, गाल स्टोन, टॉप क्लास S2C2F1 टॉप क्लास रेमेडी है। गाउट हो गया, बगैर S2 आप ठीक नहीं कर पाओगे, याद रख लेना गाउट को, है ना। हेडेक हो गया किसी को, S2 बहुत अच्छी मेडिसिन है दोस्तों हेडेक के लिए, जिनको वेस्कुलर हेडेक होता है ना। हार्ट बर्न, मैंने कहा था ना S2C10 L1F1B D5, इसी के बिहाफ पर कहा था, किसी को अगर हार्ट बर्न होता है ना, गैस्ट्रिल्जिया होता है, आप मान के चलो S2 इज टॉप मोस्ट रेमेडी, है ना। हर्निया हो रहा है, हर्निया बहुत जल्दी क्यूरेबल होता है दोस्तों इलेक्ट्रोमोपैथ के बिहाफ पर, बस आपको प्रोटोकॉल सिलेक्ट करते आना चाहिए, है ना। लेफ्ट साइड में S1 राइट साइड में S2 C15RE, है ना। हिस्टीरिया हो, इम्पोर्टेंसी, इम्पोर्टेंसी में बहुत ब्रिलियंट प्रोटोकॉल है दोस्तों, S2C2 A1 A1 F1 L1 WERE, D1 में ग्लोबल्स बनाओ, स्पर्मेटोजेनेसिस कर दो, ये जो पर्टिकुलर आपकी सर्टोली सेल्स और स्पर्मेटोगोनिक सेल्स जो टेस्टिस में होती है, जो स्पर्म बनाती है, एक टेस्टोस्टेरोन बनाता है, जो इन दोनों को स्टिमुलेट करता है, एक न्यूट्रिशन का एक डेवलपमेंट का, वहां पर जाकर काम करता है ना। बगैर आप यहां पर दोस्तों नहीं देख सकते आप, है ना, आपको यहां पर देखने को मिलेगा, ठीक है। जब आप यहां पर बहुत सारी चीजें समझते हो, लोकोमोटर एटेक्सिया समझना है, आपको चलने में दिक्कत आ रही है ना, अकड़ा के चल रहे हो स्टेप बाय स्टेप, जैसे सेंट विट्रूस डांस, आप वहां पर इम्बैलेंस करके चल रहे हो, ठीक है। याद रखना लंग्स के अफेक्शन, आपके लंग्स के लेवल पर अफेक्शन हो गया आपको, है ना, लंग्स के लेवल पर S2 का बहुत बड़ा रोल है। लीवर अफेक्शन हो रहा है, बहुत बड़ा रोल लाइकोपोडियम का देखने को मिलता है ना। फाइसोमेट्रा, अब फाइसोमेट्रा बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं कि फाइसोमेट्रा क्या हो रहा है ना। याद रखना दोस्तों, यहां पर जब फाइसोमेट्रा होता है यानी यूट्रस से साउंड बनता है, गैसेस निकलती है, जैसे फ्लैचुलेंस होता है वैसे यूट्रस से होता है ना। न्यूमोनिया हो रहा है, रीनल कॉलिक हो रहा है, रोमेटिक अर्थराइटिस, रोमेटिज्म की प्रॉब्लम हो रही है, स्टमक का जितने भी डिसऑर्डर होते हैं, यदि S1 फेल हो जाए तो S2 बहुत ब्रिलियंट काम करता है दोस्तों। याद रखना थ्रॉट की जितनी इंफेक्शंस होती है, यहां पर S2 का लाइकोपोडियम का बहुत बड़ा रोल आपको नजर आता है दोस्तों। इसीलिए स्टमक के डिसऑर्डर में यूरिनरी अगर किसी को ट्रबल हो, किसी को वुपिंग कफ, लगातार कफ आ रहा है, ठीक है, किसी को वर्म, पेट में कीड़े कीड़े पड़ते जा रहे हैं, जितने भी वर्म्स के डिसऑर्डर होते हैं S2। कई भी बच्चा अगर आपके पास आता है ना, माँ बाप लेकर आते हैं साहब ये तो पोटी नहीं करता, 3 दिन हो गए 4 दिन हो गए, कुछ नहीं करना, सिंगल मेडिसिन डिस्टिल वाटर बेस S2 का D2 बनाइएगा, डिस्टिल वाटर बेस S2 का D2 बनाइएगा, उसको 5 ml निकाल के 100 रुपए ले लीजिएगा, इससे ज्यादा नहीं लेना, है ना। याद रखना आपकी फीस में एडजस्ट कर लीजिए आप, उसको कहिए केवल एक मेडिसिन दे रहा हूं, 2 बूंद रोज सुबह से इसको ऑन टंग दे देना, जिबान पे 1 चम्मच दूध में डाल के दे दो, डायरेक्ट दे दो, है ना। मैं आपको बता रहा हूं 24 घंटे बाद उसकी माँ फोन कर देगी कि क्या दवाई दी साहब, एक डोज में बिल्कुल। कई बच्चे ऐसे होते हैं कि क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन में होता है तो 2 से 3 दिन लगता है, लेकिन सिंगल S2 के प्रयोग से टॉप क्लास रिजल्ट मिलता है। अगर आपके पास MMP ग्लोबल्स बनाओ कोई दिक्कत नहीं, 2 ग्लोबल्स रोज सुबह 1 गिलास दूध जो उसको पिलाते हैं उसमें घोल के दे दीजिए, आप D3 से दे दीजिए, D4 से दे दीजिए, लेकिन पॉजिटिव में दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। याद रखना ये बहुत ब्रिलियंट मेडिसिन है। अगर किसी को लगातार यूरिनरी ट्रबल आ रहा है, लगातार उसको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम हो रही है, लगातार उसको किसी भी प्रकार का फीवर बना हो रहा है जो ग्लैंडुलर फीवर के लेवल पर हो रहा है, या किसी को क्रॉनिक हेपेटाइटिस हो रहा है, या फिर किसी को दोस्तों गॉल ब्लैडर से रिलेटेड कोई कॉम्प्लिकेशंस है, और आप अगर गाल ब्लैडर का ट्रीटमेंट कर रहे हैं या लीवर का प्रॉब्लम्स है उसको, उसके बॉडी में आंखों की रोशनी लगातार कम हो रही है ना, आप मेरिना ड्रॉप के साथ S2 5 ड्रॉप डाल के ऊपर से दे दीजिएगा। मेरिना ड्रॉप D5 में होना चाहिए, और उस D5 के साथ आप यहां पर S2 डाल के दे दीजिएगा 5 ड्रॉप, देखिएगा दोस्तों आप, है ना। कई लोगों की रोशनी वापस ले आया हूं, जिनको लीवर की कमजोरी के कारण आंखों में रोशनी कम थी, वो सारे लोग वहां पर रिकरेंट, उसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं खुद भी हूं,
है ना। मुझे एक्सीडेंटल केस है, लेप्रोटमी हुई है, मेरी आंतें कटी हुई है, और उस कंडीशन में मैं बस इससे ज्यादा झुक नहीं सकता हूँ क्योंकि ये पूरा बैंड है मेरे, ठीक है। और मुझे आंखों की समस्या तब से आई थी जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था। वन साइडेड ज्यादा डैमेज है, इस साइड मुझे कुछ नहीं है, जो राइट साइड है मेरा सबसे ज्यादा डैमेज है। मैंने इसी लेवल पर S2 का प्रयोग किया था मेरिना में, और आज मेरी आई साइड जो -3.75, जो मेरे दोस्त हैं पुराने उनको सबको पता है, -3.75 से -1.75 पे ले आया हूं। यानी मैंने अपनी आंखों को बचा लिया है। डॉक्टर कहता है यार ये तो मिरेकल हो गया, है ना। चश्मे मेरे चेंज हो गए। याद रखिएगा, ये प्योर इलेक्ट्रोमोपैथ के दम पे, इसीलिए मैं इलेक्ट्रोमोपैथ को हैट्सअप करता हूं, मैटी जी को। याद रखना, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं, ये तो मैंने कंक्लूजन बता दे कि इतनी जगह पर आप काम करा सकते हो, और भी इसके अलावा बहुत सारी जगह हैं जो इसकी परिधि में है, लेकिन हमें पता ही नहीं कि स्फीयर ऑफ एक्शन क्या है, ये काम कैसे कर रहा है। याद रखना दोस्तों, जितने भी ऑर्गन्स हैं, जो वेजिटेटिव सिस्टम्स होते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट करके काम कर, सब पर पावरफुली काम करता है दोस्तों। कहां पर, आपको याद रखना है, जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, जो सीरस मेम्ब्रेन होती है, भूलना नहीं, जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है सीरस। अब म्यूकस मेम्ब्रेन सीरस मेम्ब्रेन कहां होती है यार, सोच में पड़ गए आप तो। भाई रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की म्यूकस मेम्ब्रेन है ना। डाइजेस्टिव सिस्टम की म्यूकस मेम्ब्रेन है, जेनिटो यूरिनरी ट्रैक्ट की म्यूकस मेम्ब्रेन है, किडनी की म्यूकस मेम्ब्रेन है, यूरिन का फ्लो बढ़ाना है। अभी भूषण देसाई सर का फार्मूले देख देख के लोग परेशान हो रहे कि यार ये तो 18-18 mm की स्टोन ऐसे निकाल रहा है जैसे भुगड़े गुगरे खा रहा है ना। याद रखना दोस्तों, उनकी मेहनत है ना। ये म्यूकस मेम्ब्रेन अगर किसी का फ्लो को बढ़ाना है S2 को, और जब उस म्यूकस मेम्ब्रेन के कारण, डायलिटेशन के कारण वेसल से पानी बहुत कलेक्ट हो गया, ओडिमा हो गया, इसी को नेगेटिव करना है। कम हो रहा है तो पॉजिटिव, अगर ज्यादा हो रहा है नेगेटिव, है ना। यही तो हमने हाइपर और हाइपो फंक्शन में समझा है ना। इसलिए आपको याद रखने की जरूरत है दोस्तों कि जब कभी भी आप लीवर और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट पर, है ना, आप लोकल एक्शन और जनरल एक्शन देखते हो, तो S2 की लोकल एक्शन होती है वहां पर, यानी लाइकोपोडियम जहां जहां काम करती है, राइट साइडेड पार्ट पर जो लोकल पार्ट होता है उस पर डायरेक्टली काम करती है दोस्तों, है ना। इसीलिए इसकी जो लोकल एक्शन होती है ना, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। यही कारण है दोस्तों, जब आप कॉन्स्टिट्यूएंटली देखते हो कि भाई ये कॉन्स्टिट्यूशन है, तो टिपिकली ये स्पेशली सैंग्वाइन टेम्परामेंट के लिए रामबाण मेडिसिन है। लाइकोपोडियम उन लोगों पर बहुत अच्छा वर्क करती है दोस्तों। याद रखना, ये चीज आपको टेबल प्रैक्टिस में वरी करना है, डिफरेंस करना है S1 और S2 में। आप तुरंत प्रोटोकॉल सिलेक्ट कर जाओगे कि इसको सैंग्वाइन का टेम्परामेंट का ट्रीटमेंट करना है या लिम्फेटिक का करना, क्योंकि आप ये बहुत अच्छे से जानते हो, जो बच्चा या जो व्यक्ति बौद्धिक रूप से इंटेलिजेंट होता है ना, बौद्धिक रूप से सेंगवान टेम्परामेंट वाले लिम्फेटिक से बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन बॉडी से लिम्फेटिक टेम्परामेंट वाला बिल्कुल स्ट्रांग रहता है। सेंगवान टेम्परामेंट लीन एंड थीन होता है, फिजिकली बहुत वीक होता है सेंगवान टेम्परामेंट वाले। तो जिस व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता बहुत गजब है लेकिन बॉडी से बहुत वीक है, बॉडी का ऊपर का जो पार्ट होता है बहुत ज्यादा इमिसेटेड होता है, सूखा हुआ होता है दोस्तों, जबकि नीचे का पार्ट आप देखोगे ना, उसका सेमी ड्रॉप्सिकल यानी कि हल्का सा सूजा हुआ नजर आता है आपको दोस्तों, ठीक है। ये पेशेंट अनहेल्दी कॉम्प्लेक्शन के होते हैं, एनीमिक, है ना, एकदम दूधिया कलर के होते हैं लेकिन एनीमिक होता है, पेल कॉम्प्लेक्शन होता है, ऐसा लगता है ये बूढ़ा बूढ़ा सा है ना। याद रखना, ये टेली करते हैं आप, ये देखते हो पेशेंट आया कि ये टेली करना है आपको, पेशेंट आया बता देना ये लिम्फेटिक टेम्परामेंट नक्सवामिका का, ये सेंगवाइन टेम्परामेंट, ऐसा व्यक्ति लंबा मिलेगा, थीन मिलेगा, लेकिन दूधिया कलर का, यानी बिल्कुल एनिमिक पेल कलर का, हल्का सा बिल्कुल सफेद गोरा चिट्ठा नजर आएगा, है ना। ऐसे पेशेंट कोल्ड से बहुत जल्दी सेंसिटिव हो जाते हैं। अब आपके पास कोई पेशेंट आया, बोले यार सर थोड़ी सी ठंड लगती है कि बीमार पड़ जाता है, आपका दिमाग सीधे चले जाना चाहिए, मुझे P1 P2 P3 का सपोर्ट लेना है, लेकिन ये बच्चा 10 साल से छोटा है, मेरे सीधा P3 सपोर्ट लेना, लेकिन साथ में A2 S2 लेना है मुझे, बिकॉज हमने पढ़ा है कि जब कभी भी ऐसे पेशेंट जो आपके पास सैंग्वाइन टेम्परामेंट के होते हैं, जो कोल्ड से बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं, जिनकी तकलीफें कोल्ड से बढ़ जाती है ना, अर्थात कोल्ड एयर में आया, ठंडी हवा में गया, बीमार, ठंडा फूड फ्रिज का ठंडा खा लिया, बीमार, है ना, ठंडा ड्रिंक पी लिया,
आप देखो आजकल शादियों में तो पहले तो क्या होता था, बड़े बड़े कोठियां भरी रहती थी, गरम गरम पानी पीते थे, लेकिन लोगों की विलासिताएं खत्म नहीं होती है, ऐच्छिक क्षमता ही नहीं खत्म होती है। अभी वो 20-20 लीटर के बाटल भरते हैं और बिल्कुल कोल्ड वाटर, चिल्ड वाटर पिया के दूसरे दिन जाके घर बीमार, यहाँ जम का खाया, जम का ठंडा पानी पिया और घर जाके बीमार हो गए, है ना। याद रखना दोस्तों, कोल्ड फूड, कोल्ड ड्रिंक अगर आप ज्यादा पड़ते हो, ज्यादा खाते हो और बीमार पड़ते हो तो लाइकोपोडियम स्पेशली सेंग्वाइन टेम्परामेंट वालों के लिए रामबाण है दोस्तों, याद रख लेना इस बात को। अब आप मुझे बताओ, आपको प्रोटोकॉल की जरूरत है क्या, है ना। आप में से कई लोग बना लेंगे इस चीज को, है ना। जो लोग अपने आप को अपडेट करना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम। ठीक है, याद रखना, यहां पर ग्लैंडुलर डिस्पोजिशन पाई जाती है ना। ग्लैंडुलर डिस्पोजिशन मतलब ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर से जो भी कनेक्शन होता है वो यहां आप देखिए। आप देखो, कई पेशेंट में लिथिक हो जाती है, कई पेशेंट में यूरिक एसिड डायथेसिस पाई जाती है। लिथिक मतलब स्टोन बनाना, यूरिक एसिड मेटाबॉलिक वेस्ट का कलेक्ट होना। याद रखना, सबसे बेस्ट सूटेबल रेमेडी लाइकोपोडियम। ठीक है, लीवर और लंग्स को सबसे ज्यादा अफेक्ट करता है, इसीलिए इसे वेजिटेटिव सल्फर के रूप में भी जाना जाता है। अब सल्फर तो आपकी पूरी बॉडी में होता है, और अगर सल्फर हो रहा है तो आपको तो पता है सल्फर मर्क्यूरी साल्ट, है ना। यही तीन चीज तो स्पेसिफिक एसेंस में आपने डिवाइडेशन करा, सल्फर है, मर्क्यूरी है, साल्ट है ना। और यही चीज आप यहां पर निकाल के ला रहे हो कि ये राइट साइडेड रेमेडी है। जितनी भी डीप क्रॉनिक डिसीजेस होती है, S1 से ज्यादा डीप में जाकर काम करती है। याद रखना, S1 प्योरली नर्वाइन काम करती है। S1 को आपने नेगेटिव दिया तो पैरालाइसिस में रामबाण हो गई, S1 F1 1000। आप जितना नेगेटिव गए, रामबाण हो गए पैरालाइसिस में। लेकिन लाइकोपोडियम उससे भी जाके डीप में ज्यादा काम करती है, बिकॉज डीप क्रॉनिक डिसीज को बहुत ज्यादा सूट करती है। जितनी भी डिसीजेस दोस्तों राइट साइड से शुरू होती है और फिर लेफ्ट की तरफ जाती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये केवल राइट में काम करती है, मैं ये कह रहा हूं राइट से शुरू होकर लेफ्ट में जाती है। इस कंडीशन में, यानी किसी को अगर लेफ्ट साइड का पैरालिसिस है S1 F1, यदि किसी को राइट साइड का पैरालिसिस है S2 F1, टॉप मोस्ट रेमेडी है दोस्तों। यही कारण है कि जब भी कभी आप टेबल प्रैक्टिस में यहां पर इस प्रकार के प्रोटोकॉल निर्धारित करते हैं, आपका प्रोटोकॉल टॉप क्लास होना चाहिए दोस्तों। ये यही सिखाता है। इसलिए याद रखना, जब किसी को थ्रॉट में प्रॉब्लम हो रही है, चेस्ट में प्रॉब्लम हो रही है, एब्डोमेन में प्रॉब्लम हो रही है, लीवर में प्रॉब्लम हो रही है, ओवरी में प्रॉब्लम हो रही है, किडनी में प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन पहले राइट साइड के लेवल पर इस साइड का पूरा पोर्शन अफेक्टेड होगा, उसके बाद ही सिम्टम लेफ्ट में जाएगा, है ना। याद रखना, इसका जो सबसे लीडिंग कैरेक्टर कब आता है मालूम? आदमी जब सुबह सो के उठ रहा है ना, तरोताजा रहता है, उसके पूरी बॉडी के फंक्शन एक्टिव रूप में काम करते हैं। लेकिन सुबह के बाद धीरे 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 आप उसको काम में लगाते हो, काम में लगाने के बाद शाम के 4 से 8 बजे वो पीरियड होता है दोस्तों, जिस दौरान आपका काम करने का मन नहीं करता। अब कहता है कि यार बस बहुत हो गया, मैंने बहुत काम कर लिया, अब तो बस मैं अब सो जाऊं। इस समय जो डिसीज डेवलप होती है ना, जो बहुत वर्स कंडीशन, अगर दोपहर में 4 से 8 बजे, मैंने नक्सोमिका में बताया था ना, सुबह 3 से 4 बजे, है ना। याद रखना, ये कैरेक्टर बता रहा हूं, रात में सोने के परिणाम स्वरूप प्रॉब्लम हो नक्सोमिका। यदि दोपहर में काम करा, आपने सारा काम कर लिया और 4 से 8 बजे तक का कप अगर अफेक्टेड हो रहा है, आपको याद रखना कंडीशन वर्क हो रही है, आप लाइकोपोडियम का स्ट्रॉन्ग फीचर आप सजेस्ट कर रहे हो, यानी S2 आपके लिए टॉप मोस्ट रेमेडी है। आप यहां पर लाइकोपोडियम का जो सिम्टम है वो आप यहां पर सिलेक्ट कर रहे हो, है ना। याद रखना दोस्तों, यू आर द बेस्ट। ठीक है, यही कारण है दोस्तों, अगर आपको प्लांट का नॉलेज है ना, बस यही कमी है इलेक्ट्रोमेपेथ डॉक्टरों में। हमारे जितने सीनियर डॉक्टर थे ना, उन्होंने कभी प्रमोट नहीं किया कि भाई प्लांट की स्टडी करो। 8 लाइन में हमारे प्लांट्स खत्म हो जाते थे, जितने भी ओल्ड राइटर के बुक है 8 लाइन में खत्म। अरे जब आपने प्लांट ही नहीं पढ़ा तो रेमेडी के बारे में कैसे जाना आपने? लोगों को सालों लग जाते हैं सीखने में इलेक्ट्रोमेपैथ, इसीलिए इलेक्ट्रोमेपैथ की दुर्गति हुई है। और हम जैसे जो लोग आगे बढ़ रहे हैं ना, कई लोग हमारे ग्रुप के हमारी टांगे खींचते हैं, लेकिन जो लोग आगे बढ़ रहे हैं ना, वो उनका सपोर्ट ही हमें बहुत है, हमें किसी से कोई लेना देना नहीं। हर आदमी को सेटिस्फाई नहीं कर सकता भाई, मैं बहुत छोटा आदमी हूं, मुझे इतना नॉलेज नहीं है, जितना है मैं दे रहा हूं। याद रखना दोस्तों, सिम्टम हमेशा याद रखना, इलेक्ट्रोमेपैथ में ऑर्गन के फंक्शन के सिम्टम होते हैं, डिसीज के नहीं। डिसीज तो कारण से डेवलप होती है, कोई कारण होगा जब तो डिसीज डेवलप हुई, है ना। तो यहां पर जब आप सिम्टम देखोगे ना, ऊपर से नीचे की तरफ मिलेंगे आपको। हेडेक होना यहाँ से शुरू हुआ, फिर ये राइट साइड की आंखें में प्रॉब्लम आने लगी, राइट चीक में प्रॉब्लम आने लगी, राइट साइड के चेस्ट में आने लगी, धीरे धीरे राइट लीवर में आने लगी, है ना।
अगर ये सिम्टम आ रहे हैं और पेशेंट बोलता है मुझे यहां से शुरू हुआ साहब अब तो इधर आने लग गया, सीधा सिलेक्शन कर दो लाइकोपोडियम, आपका पेशेंट ठीक हो जाएगा, है ना। याद रखना, जब आप पेशेंट से पूछते हो कि भाई आपको डिस्चार्ज हो रहा है, तो पेशेंट आकर बोलता है हाँ साहब मुझे क्या होता है ना, बहुत ज्यादा सोरनेस होता है, यानी मुझे लगातार ऐसा लगता है इंडाइजेशन हो रहा, खट्टी खट्टी गंध आती है ना। अब खट्टी खट्टी गंध आती है तो पेशेंट क्या बोलता है, अरे साहब ऐसी कौन सी चीज है जिससे खट्टी गंध नहीं आती, है ना। मुझे टेस्ट खट्टा लगता है, सॉर थिंग लगता है ना। मुझे जब सर्कुलेशन होता है, हार्ट में बर्निंग होती है, वाटर ब्रश होता है, सॉर वॉमिटिंग होता है, सब खट्टी खट्टी होती है, पसीना आ रहा वो भी खट्टा, वॉमिटिंग हो रही वो भी खट्टी, अलग ही बू आती है, खट्टा खट्टा सॉर थिंग, है ना। याद रखना, ऐसा पेशेंट कोई भी कोल्ड ड्रिंक नहीं ले पाएगा, हमेशा का हमेशा ऐसा व्यक्ति कोल्ड ड्रिंक नहीं ले पाएगा। अगर कोल्ड ड्रिंक लेगा तकलीफ बढ़ जाएगी, लेकिन आप उसको गर्म चीज कुछ भी दे दो, गरम गरम जितनी देना हो, है ना, आप गर्म चीज जितनी दे दो, चाय कॉफी, आप देखो जबरदस्त करेगा वो बंद ही नहीं कर सकता, कितनी कोशिश कर ले वो गरम गरम चीज ले गई, क्योंकि गरम चीज से उसको आराम लग रहा है ना। हमेशा ही मीठी चीजें मांगेगा दोस्तों, हमेशा मीठी ही चीजें मांगेगा, गर्म फूड गर्म ड्रिंक के साथ में उसको मीठा चाहिए, है ना, बिल्कुल मीठा चाहिए उसको। लेकिन जो टोबैको होता है, जो ब्रेड होता है, कॉफी होता है, आप उसको दे दो, अरे छोड़ ये चीज के खाने की, हटा इनको, वो नहीं बोल देगा। लेकिन मीठी चीज दे दो, एक खाओगे ना वो 10 मांगेगा, है ना। ऐसे पेशेंट को भूख इतनी लगती है दोस्तों कि अगर उसको ऐसा लगता है कि यार ये सब मैं अकेला ही खा जाऊंगा, लेकिन जब खाने बैठता है ना तो इतना सा खाने के बाद बोलता है साहब मेरा तो गला भर गया, बस अब मैं कुछ नहीं खा सकता। लेकिन जब अब उसकी मिसेज या माँ को बोलता है आज इतना ही बना है, इतना तो मैं अकेला ही खा जाऊंगा, तो भाई तू खा तो सही, है ना। 2 कोर नहीं खाएगा दोस्तों, डकारे आना शुरू, थोड़ा खाने पर गले तक ऐसा लगता है कि मेरा भरा हुआ है, पेशेंट बोलता है यार ये क्या हो गया, है ना। कई पेशेंट आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों, ऐसे ही मिलेंगे। और तब वो पेशेंट बोलता है कि यार मुझे ऐसा लग रहा एसिडिटी हो रही है, मुझे इंडाइजेशन हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा मेरा एब्डोमेन फूला हुआ है ना। उसको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कोई स्वेलिंग है यार, मैं कुछ भी खा लेता हूँ साला लोअर एब्डोमेन पर ऐसा गैसेस बनने लगते हैं, है ना। गैसेस बनने लगता है, मुझे प्रेशर आने लगता है, डकारें आने लगती है। दैट इज द लीडिंग सिम्टम to select Lycopodium clavatum with the help of S2 remedy। याद रखना, S2 में लाइकोपोडियम की मदद लेकर ये पूरे सिम्टम एकमात्र लाइको, बाकी के तो 8 प्लांट वही हैं जो S1 में, S1 में नक्स ओमिका था, S2 में नक्स ओमिका को हटाया, लाइकोपोडियम ऐड कर दिया। इसीलिए कई डॉक्टर्स ये बोलते हैं कि हमने, तुम S2 का बोल रहे थे हमने S1 दे दिया, उससे पूछना ठीक है S1 दिया सिम्टम रिलीफ हुआ, बोले हाँ हुआ, क्योर करके बता, 1 महीने 2 महीने दे दिया, हाँ यार फायदा आके रुक गया साहब, फायदा नहीं हो रहा, आप सीधा S2 कर दो। जैसे S2 करा, नहीं यार फायदा फिर से हो गया और अब तो डबल फायदा हो गया, इसका मतलब हम कहीं ना कहीं कमी में थे, हमने अपनी कमी दूर करी। तो कमी, भाई कमी को मानना तो सीखो, दूर करना तो अलग बात है। दूर कर दिया कि आपका नाम बजेगा, कोई प्रोटोकॉल बताने वाले का कौन सा नाम है, मेरा कौन सा नाम बजेगा, रिजल्ट आपने लिया तो नाम आपका बजेगा ना भाई, है ना। इसलिए याद रखना, जब आप एसिडिटी के साथ ही कैरेक्टर देखते हो ना, S2C15 ब्लू लैक्टिसिटी, it's a miracle MMP globals। S2C15 200 25 ml, B D3 से या D4 से 5 ml, हो गया 30 ml। अच्छी तरीके से 10 स्ट्रोक दीजिए, ये आपका बेस्ट तैयार। 300 ग्राम में, जैसे मैंने MMP ग्लोबल्स का पहले दिन 10 ml, उसके 3 दिन बाद आप फिर 10 ml, उसके 3 दिन बाद फिर 10 ml, टोटल 10 डेज आपका MMP ग्लोबल्स तैयार। जो भी पेशेंट है इस प्रकार के सिम्टम लेकर आता है, 5-5 गोली दिन में 3 टाइम चूसने को दे दो, कितना कमाओगे दोस्तों MMP ग्लोबल से, आप सोच लीजिएगा, ठीक है। याद रखना, कई बच्चे आते हैं, कई बड़े भी आते हैं, ऐसा नहीं है ना। यूरिन में बिल्कुल रेड सैंड का मिलना, बिल्कुल रेड कलर के सैंड मिल रही है, बच्चों का पेशाब करने के पहले लगातार रोना, है ना। ये अगर कैरेक्टर नजर आता है S2, यही कारण है, ये सबसे टॉप मोस्ट प्रोटोकॉल है कि यूरिन में अगर स्टोन का कोई कण निकल रहा है, कोई भी व्यक्ति बच्चा यूरिन करने के पहले रो रहा है क्योंकि उसको पेन हो रहा है, ये सिम्टम हमेशा स्टोन में मिलता है। और इसीलिए लाइकोपोडियम S2 इज ए टॉप मोस्ट रेमेडी ऑफ एनी प्रोटोकॉल। जब आप किसी भी स्टोन या यूरिन के फ्लो को बढ़ाना है, S2, C2, C17, वेन 1, बी, ये सबसे बेस्ट प्रोटोकॉल होता है। D4 RS बेस्ट, आप इसको फ्रीक्वेंटली 10 टाइम दे दीजिए, 8 to 10 टाइम पर डे दे दीजिए।
कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन हो, S5Y के साथ में इसको चला दीजिए, D4 में कुछ करने की जरूरत नहीं, पूरा खोल के रख देगा दोस्तों, स्टोन को दबा के बाहर निकाल देगा। यही कारण है अगर किसी को इम्पोर्टेंसी होता है ना, ओनेनिज्म, यानी कोई व्यक्ति आजकल क्या है, मोबाइल आ गया है ना, सारे का दिमाग जो है ना अव्यवस्थित है, सेक्सुअल एक्सेस करते हैं, ज्यादा सोच सोच के नाइट पोल्यूशन कराते हैं बहुत ज्यादा। आज के समय में समस्या हो गई, बार बार पेनिस में इरेक्शन आते हैं, है ना, बार बार स्ट्रेंथ आती है, और इसी कारण जो है, जो ऑर्गन का उपयोग आपको 48 साल 50 साल तक करना था, आप 24 साल में वो सारा काम कर चुके होते हो, यानी आगे की संभावना खत्म कर दी आपने। और यही कारण है इम्पोर्टेंसी जो ऐसे लोगों में डेवलप होती है, पेनिस एकदम शॉर्ट, पहले तो पेनिस लंबा था, अभी शॉर्ट क्यों हो गया, है ना, बिकॉज स्ट्रेंथ खत्म हो गई उसकी। पेनिस का शॉर्ट होना, कॉन्स्टिपेशन रहना, यह साधारण और सामान्य समस्या है जो आजकल के लोगों में देखने को मिल रही है। प्रोटोकॉल आपको सिलेक्ट करना है कि आपको क्या देना है, ठीक है। जनरली ये प्रोटोकॉल्स आपको देखने की जरूरत होती है दोस्तों, ठीक है। विजाइना में ड्राइनेस होना मिल रहा है फीमेल को, बर्निंग क्वाइटस, यानी सेक्सुअल इंटरकोर्स क्या बहुत ज्यादा बर्निंग हो रही है ना, याद रखना। राइट साइड की जो हर्निया होती है ना, बहुत आसानी से क्योर करती है ना। यही नहीं, जिन लोगों को हेमिएनोपिया होता है, आधा सिर दर्द आधा दिखना, है ना, याद रखना, यदि सोते समय आधी आंखें खुली रहती है, ये लाइकोपोडियम का स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है। आप पेशेंट से पूछ लीजिए आंखों वालों से कि ये आधी आंख खुल के सोता है ना, अगर ऐसा सोता है तो स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है लाइकोपोडियम का दोस्तों, है ना। याद रखना, राइट फुट हॉट, राइट साइड का जो फूट हमेशा गर्म रहता है, लेफ्ट साइड का फूट हमेशा ठंडा रहता है दोस्तों, याद रखना। ये बहुत बड़ा साइन होता है कि राइट साइड का फूट गर्म, लेफ्ट साइड का फूट जो है ठंडा हो रहा है ना। याद रखना दोस्तों, वेजाइना के ड्राइनेस के साथ यदि स्किन के लेवल पर, है ना, आप कहते हो पाम्स, आप कहते हो तलवे में बिल्कुल ड्राइनेस है ना, लाइकोपोडियम का स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है। इसलिए अगर किसी को ड्राई इचिंग होती है, S2 सबसे बेस्ट मेडिसिन है, S2 C1 L1 वेन 1 WE या Y, है ना, इसको 10th में दे दीजिए आप। ये ड्राई इचिंग की नंबर 1 रेमेडी है, क्योंकि कैरेक्टर मैंने आपको बताया है ना। अब ये कैसे पता लगेगा भाई, ऐसे ही तो पता लगेगा, प्रोटोकॉल यहीं से तो निकल के आ रहे हैं प्लांट के भी आप पे। अभी तो हमने सिंगल सिंगल प्लांट पढ़े हैं, जब 9 प्लांट का गुच्छा पढ़ेंगे, कितने निकल के आएंगे, कितनी डिसीजेस निकल के आएगी दोस्तों, तब देखिएगा आप। ऐसा व्यक्ति हमेशा लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस में होता है, लेक ऑफ कॉन्फिडेंस, मेमोरी की वीकनेस हो जाती है ना, उसका कंफ्यूज थॉट होता है, कॉन्फिडेंट ही नहीं रहता, सेल्फ कॉन्फिडेंस जीरो रहता है उसका, है ना। आसानी से गुस्सा, ऐसे लोगों को अगर आप जरा सा भी उंगली बता दो तो वो गुस्सा हो जाते हैं, है ना। आप देखो इंटेलिजेंट तो होते हैं, परंतु फिजिकली कितने वीक हो रहे हैं, है ना। इंटेलिजेंट तो बहुत है वो, लेकिन शूर नहीं कर पा रहा, इंट्रोवर्टेड होता है, एक्सट्रोवर्टेड नहीं होता है, और यही कारण है आसानी से गुस्सा हो जाता है ना। बहुत फिजिकली वीक होता है, उनको हमेशा दुविधा में रहते हैं, मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, थर्स्टलेस रहते हैं, प्यास नहीं लगती उनको, भीड़ में बोलने का डर होता है, बिल्कुल घबरा जाते हैं, किंतु जब बोलना शुरू करते हैं ना तो अच्छे अच्छे को टाइट कर देते हो, है ना। ये कैरेक्टर होता है। आसानी से डरने वाले होते हैं बुद्धू लोग, आसानी से डर जाते हैं, अगर सामने वाला थोड़ा सा उसको चिल्ला दिया ना, वो वहां से पतली गली से निकल जाते हैं, है ना। तो ये कैरेक्टर देखने को मिलते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये मैंने कंक्लोजटरी पार्ट आज आपको बता दिया है, इसका मेन पार्ट कि ये पूरी बॉडी पे कहाँ कहाँ कौन कौन से सिस्टम पे मास्टर लेवल पर काम करता है, मैं कल बताऊंगा, क्योंकि आज मेरा सुंदरकांड है, मुझे उसकी तैयारी भी करना है दोस्तों। तो आप लोगों में से अगर कोई दोस्तों को कोई क्वेश्चन है तो प्लीज गो अहेड, आप लोग पूछ लीजिए। थैंक यू सर, कुंदन कोरे सर, थैंक यू। एक एक करके क्वेश्चन करिएगा, और सारे लोग जो हैं सर म्यूट हो अभिषेक बोल रहा था जाइएगा। शाम से। सर जिन नमस्कार। लोगों, नमस्ते, सर जिन सर लोगों मुझे को, वो फीडबैक एक मिनट बताना था सर, उसका। सर एक मिनट रुकिए, जिन लोगों को क्वेश्चन नहीं पूछना प्लीज म्यूट हो जाइए, आप हैंड राइज कीजिए, मैं आपको एक एक नंबर खोलते जाऊंगा, आप बताते जाइएगा, ठीक है जी। सर बोलिए, सर सर बोलिए। ये मैंने वो जो आपका जीटी है, हम्म, मैंने आपको वीडियो अभी मैं फर्स्ट टाइम आपसे मतलब जोड़ा है। बाकी बहुत टाइम से मैं आपको फॉलो कर रहा था, तो आपका जो जनरल टॉनिक है सर, मैंने उसका फीडबैक दिया था और देखिए, बहुत अच्छा फीडबैक मिला सर मुझे।
इसमें मतलब एक 20 ईयर्स से क्या बोलते हैं, सर्वाइकल वेन का एक पेशेंट था। बहुत हम्म। लंबे टाइम से, मतलब काफी बड़ी बड़ी जगह में उन्होंने, नागपुर, जबलपुर और बहुत सारी जगह में मतलब उन्होंने दिखाया था। और जी फिर भी उनके चक्कर से लेकर पेन वगैरह कुछ भी रिलीफ नहीं हो रहा था। पेशेंट चार चार मेडिसिन खा लेता था, पेन किलर, तो भी रिलीफ नहीं होता था उसको। जी सर मैंने इसको दिया था सर, स्टार्टिंग में मुझे बहुत ज्यादा तो इतना नॉलेज है भी नहीं अभी इलेक्ट्रो होम्योपैथी में। थोड़ा बहुत सर आपसे ही बहुत कुछ सीखा है मैंने। तो इसमें जी मैंने जीटी को मैंने सर D8 में बनाया था, वन जी नाइन के रेशो से। और D8 में बनाने के बाद में S5C4 और RE डाल दिया था सर, 5 5 ड्रॉप। और जी S6C6 वैन 1 और वाई दे दिया था मैंने D8 में साथ में। और जी S11 को दे दिया सर D6 में। सर जी पेशेंट को मुश्किल से 3 से 4 दिन में सर ये समझिए कि उसके चक्कर बंद हो गए, पेन रिड्यूस हो गया सर। और उसके बाद से लेकर अभी तक पेशेंट जो है, अभी तक पेन किलर नहीं खाया सर उसने, जो साहब चार सर, चार गोली खाते आप सर। सोचिए सर, आप सोचिए जी कि सर। आपने केवल वीडियो सुन के ये चीज कर दी है। तो हाँ जब जी आप सर। इलेक्ट्रोमेपैथ को समझ जाएंगे हमारे तरीके से, तो मुझे जी बताइए आपके एरिया में एक एमबीबीएस डॉक्टर और आप में क्या डिफरेंस रहेगा। ठीक है, जी जी यू सर। आर द बेस्ट। आप एक एमबीबीएस डॉक्टर से ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएंगे दोस्तों गरीबों के लिए। जी हाफ सर। टच, आप केवल हाफ टच दोगे सर। वो 2000 में ट्रीटमेंट कर रहा है, आप 1000 में ट्रीटमेंट कर रहे हो, लेकिन उसका पैसा भी बचा रहे हो, समय भी, और उसका शरीर बचा रहे हो, है ना। हाँ ये जी हमारा सर। मोटो है सर। जी बहुत हाँ सर। बढ़िया। बहुत बहुत बधाई सर आपको। जी जी सर। जी जी, डॉक्टर मनी प्रशांत भोयर सर। मनीष सर, जी या गुड मॉर्निंग सर। सर जी मैं सर मुझे ये पूछना था सर, जो गोलियां सर कितनी, एक बार वो कल वाला चैप्टर दोबारा डिफाइन करना था कि कितनी जी गोलियों में कितनी मात्रा में दवाई मिलानी है सर। जैसे आपने 3 दिन का बताया सर कि पहले दिन 10 ml मिलाना, अगले दिन फिर सर, 3 दिन छोड़ के फिर मैंने 10 ml। 300 ग्राम का रेशियो बताया आपको कि 300 ग्राम का जब एमएमपी ग्लोबल्स बनाना है, फर्स्ट डे में आप 10 ml डालिए, 3 दिन की गैप दीजिए, चौथे दिन फिर आपको वहां पर जो 10 ml बचा है वो डालना है, और फिर 3 दिन की गैप दीजिए, और जो फिर बाकी का आपके पास बचा है 10 ml वो डालना है। टोटल 30 ml फॉर 300 ग्राम ग्लोबल्स। 1 किलोग्राम ओके बनाओगे 300 तो 100 ml होना, जो भी बैच बना रहे हो, जो भी मेडिसिन बना रहे हो, उसका 100 ml होना आपका। ठीक है, तो 1 किलो पे। सर ये मैं सर ये डी टू मिलाऊं उसमें, D3। सर आप जिसमें भी बनाना चाहें, आप D1 में बनाना चाहे, D2 में बनाना चाहे, D3 में बनाना चाहे, D4 में बनाना चाहे, एज इट इज। कई फार्मूले क्या होता है सर, D4 में काम कर रहे हैं, कई D5 में काम कर रहे हैं। ये तो आप जो अनुभव के, आपको जो बेस्ट अनुभव है ना, आप कई कई जी मेंबर ये होते हैं कि लिक्विड नहीं लेते हैं, आप ग्लोबल्स में दे दो, और मैं जी मानता हूं लिक्विड से ज्यादा बेहतर ग्लोबल्स में काम करेगा। लेकिन जो डिस्टिल वाटर बेस होता है ना, वो जी इलेक्ट्रोमेपैथ का सबसे बड़ा बूस्ट है। आप उसमें दे दो, आपको रिजल्ट मिलेगा 100%। सर एक सर फीडबैक भी परसों क्लास के रिगार्डिंग H2 का जो मुझे सारा कुछ बताया था सर। मेरी वाइफ है जिसको 3 साल से मतलब जब भी दर्द होता है वो हमेशा एलोपैथिक मेडिसिन ही लेती है। और अब पहली बार मैंने उसका H2 का उसको टेस्ट दिया और H2 ही उसको पिलाया 5 मिनट में। जब भी किसी दवाई से होता नहीं सर दर्द गायब कभी भी। जी, तो सर आई थैंकफुल टू यू सर। थैंक यू सर, हेड्स अप, आपने बिलीव करा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत हेलो धन्यवाद। सुनील सर। जी सर बोलिए। नमस्ते सर। नमस्ते। सर हाइपोटेंशिया अपन दिन में कितनी बार दे सकते हैं सर, जैसे 1 ml देना है? सर देखो, मैं क्लियर बता दूं कि 30 डायल्यूशन न्यूट्रल जैसा काम करता है, 30 डायल्यूशन, है ना। आप हाँ। डेली दिन में 3 बार 4 बार, इमरजेंसी में तो कोई है ही नहीं, इमरजेंसी में आप 10 बार दे सकते हो, लेकिन 30 डायल्यूशन दिन में 4 बार, 6 बार, 200 डायल्यूशन दिन में 1 बार, है ना, एक हाँ। बार, और 1000 वीक में 1 बार, 5000 और 10,000 मंथ में 1 बार। ये मेन है सर। लेकिन जब इमरजेंसी आती है, आपके पास एक कोई मेडिसिन डेक्सामेथासोन या एविल कार्टिजोन ये नहीं है ना। अगर इमरजेंसी आती है तो क्या करोगे, आपको हाइपोटेंसी को दिन में हर घंटे पे भी देना पड़ सकता है। हमने दिया है सर, है ना, हमने नहीं दिया तो है। और जी, जितना जितना सर निगेटिव देना है वो रैपिडली देना है, ऐसे कुछ सीएमई में बताया है, इसलिए पूछा था। ना ना सर, आप इसको बस इसी तरह से करिए। ज्यादा अगर आप मतलब हेवी कर दोगे, तो पेशेंट में मॉलिक्यूल्स थ्योरी पे हम काम कर रहे हैं, पेशेंट में इतनी एनर्जी सहन करने की ताकत तो हो ना सर।
आप हाँ। मान लो 1000 आप बच्चे को दे रहे हो, आप कितना बड़ा नुकसान कर रहे हो, उसका नहीं, बैड इफेक्ट भी आपको पता होना चाहिए, है ना। ये चीज है। हाई पोटेंसी बहुत सोच, हाई पोटेंसी के बगैर क्योर नहीं, लेकिन हाई पोटेंसी को बड़ा सोच समझ के क्योर करना पड़ता है, काम करना पड़ता है। मैंने बहुत मेहनत करी है सर, आप बिलीव मानोगे, आप अभी AK सिंह सर से पूछो, इसी महीने मैंने 1.5 लाख रुपए की केवल बैक पोटेंसी मिलाई, ठीक है। लेकिन मेरा ये नहीं कहना है, मैं हर किसी को नहीं कहता हूँ, D4 D5 से D10 तक बिल्कुल करेक्ट है, आप इसके ऊपर जाइए मत, लेकिन क्योर करना है, क्रॉनिक केस को क्योर करना है, तो आपको हाई पोटेंसी की हेल्प लेना पड़ेगा। सर अगर एक आपको कंफ्यूजन थी। हेलो सर। MBBS डॉक्टर से टक्कर देना है ना, तो आपको लेना पड़ेगा सर, ठीक है। नमस्कार सर। हेलो। जी हाँ जी सर। हेलो जी सर। हाँ जी सर, जी एक सर कंफ्यूजन। डॉक्टर, जी बोलिए। हाँ डॉक्टर साहब, एक कंफ्यूजन थी मेरी। जी बोलिए। डॉक्टर साहब हमने जैसे, बोलिए सर, बोलिए, आप बोलिए। हाँ हाँ सर, एक्चुअली जैसे हमने D1 से लेकर D8 तक हमने 1:9 से बना लिए। जी तो सर अभी आपने जैसे बीच में कहा था कि उन सबको इक्वल मात्रा में, जैसे हमने 3 दवाइयां देनी है, S2L1 ब्लू, हमने उसको 10-10 ml मिला करके 30 ml का बना करके दे दिया। जी लेकिन सर हम ऐसे भी ये हमारा हम डिल्यूशन बना सकते हैं। मान लो हमने किसी को पेशेंट को D6 में देना है, तो हमने D5 में से 1-1 ml ली और उसको 27 ml डिस्टिल वाटर या उसमें हमने बना करके दे दिया, तो 100 स्ट्रोक लगा दिया, तो वो हमारा D6 बन गया सर, क्या नहीं? बिल्कुल बिल्कुल बन गया, वो बिल्कुल हमारा बन गया। D6 ही जाएगा ना सर, अगर हम D5 से बिल्कुल 1-1 ml लेके 27 ml में सर, डालेंगे। आपने अगर स्ट्रोक मार दिया तो बिल्कुल D6 में जाएगा, हाँ, अगर लेकिन स्ट्रोक आपने मार दिया अगर, तो D6। हाँ जी। हाँ आपने अगर D6 मान लो D5 है और डिस्टिल वाटर में D5 की कुछ बूंदे डाल के ऐसे ही दे दिया, तो वो D5 में ही जाएगा सर। हाँ नहीं सर, वन वन यानी कि रेशो से, यानी कि 3:27 बिल्कुल की रेशो से। बिल्कुल करेक्ट, आप बिल्कुल सही ओके है। ओके, थैंक यू सर, यही कन्फ्यूजन, धन्यवाद। जी जी हेलो राजकुमार यादव सर, डॉक्टर हेलो राजकुमार यादव सर, आप कुछ पूछ रहे हैं। हरजीत सर आप पूछ रहे हैं, डॉक्टर हरजीत सिंह सर। सर। हेलो। जी ਹਾਂਜੀ हरजीत सर, सिंह नमस्ते सर, जी। नमस्ते सर। ਸਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਰ ਗਲਬਿਊਲ MMP ਪਿਲਸ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਸਰ, ਬੋਤਲ हाँ ਪੂਰੀ ਭਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਾਂ ਉੱਪਰ ਥੋੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਰ स्पेस ਛੱਡਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹਦੇ सर, ਵਿੱਚ? सर देखिए MMP ग्लोबल्स अगर आप 30 ग्राम बनाएंगे तो 100 ग्राम की बोतल होना चाहिए, आप 300 ग्राम बनाएंगे तो 450 ग्राम की बोतल होना चाहिए। गैप तो होना चाहिए, क्योंकि एयर जब जाएगी ना, उसमें एयर बहुत आप जब नीचे डालोगे तो मेडिसिन तो नीचे बैठी रहेगी, है ना। ठीक है आप सर, उसको कोई ठीक है। पोटेंसी को पोटेंटाइज नहीं कर रहे हो, तो वो जो वेपर बनेगी तो उस वेपर के लिए जगह होना चाहिए ना सर। अगर ठीक है आपके अंदर एयर है तो वही एयर वहां का वहां इस प्रकार से मूवमेंट करेगा, तो जो RS उड़ेगा ना, तो ऊपर के ग्लोबल्स में के ऊपर की कोटिंग कर जाएगा, वो ऊपर की कोटिंग को नरम कर देगा। जब आप नेक्स्ट टाइम डालोगे तो नीचे की ग्लोबल्स ऑलमोस्ट सेचुरेटेड है, वो नहीं लेगी, सेचुरेशन के बाद वो नहीं लेगी, वो ठीक ऊपर है ही उड़ाएगी उसको, तो ऊपर वाली ग्लोबल्स वहां पर होती चली जाएगी, ठीक है। तो वहां ठीक है गैप सर, होना बहुत जरूरी है सर। ठीक है सर, थैंक यू। जी जी प्रशांत सर सर। मेरा एक सवाल है। जी हाँ जी प्रशांत सर, सर। ये जो अपना अपना S1 जो है, जैसे ड्रग्स है SN है, तो S1 में 9 ड्रग है। हाँ हेलो हेलो। हाँ सर, बोलते जाइए सर, हाँ बोलते जाइए। हाँ तो इसका जो 9 का जो वॉल्यूम उसमें क्या है? सर वो अभी तो बाकी है ना मेडिसिन, अभी मैंने बताया कहाँ है, तो आपको बताऊं मैं, है ना। अभी तो मैं जब उसको स्टार्ट करूंगा, जब ओके मेरी पैड क्लास शुरू होगी, पूरा डिटेल वहां पर बताऊंगा मैं। आप तो किसी भी मटेरिया मेडिका को उठा लीजिए, आपको रेशियो मिल जाएगा, सब में दिया हुआ है सर। हर कंपनी अपने हिसाब से बनाती है, हर कंपनी का रेशियो है। ओके अभी सिंथेसिस है, कुछ लोग P1 का इस्तेमाल करते हैं, कुछ P2 इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग A1 मिलाते हैं, कुछ A3 मिलाते हैं, है ना। ये अपनी अपनी मोनोपॉलीज है उनकी, ठीक है। तो ये ओके। वहां पर बताऊंगा और ये मैं। जी और सर इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनाती है? जी इलेक्ट्रिसिटी जो बनती है। सर, उसका सब डिफरेंट टॉपिक, वो सारी चीजें डिफरेंट टॉपिक्स में बताई जाएगी, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी केवल डिस्टिल वाटर में बनती है सर, जो आपको सन में रखना पड़ता है एक्सपोजर में। जिस कलर के बॉटल है, मान लो कि ग्रीन कलर के बॉटल है, तो ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी उसी में डालकर जो प्लांट एक्सट्रैक्ट है उसको रखना पड़ेगा, और वहां पर जो उसकी इलेक्ट्रिसिटी का उसमें जो इम्पैक्ट आएगा, वो उसको बहुत ज्यादा पावरफुल बनाता है, ठीक है। वो मैटर नेक्स्ट है, मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। नमस्कार सर। ओके सर, जी ओके। नमस्ते। सर एक हमारा रोग है, जैसे पढ़ते हैं कि वीडियो जो देखते हैं ना, तो जी यहाँ से दोनों तरफ से दर्द होता है, और यहाँ आके जैसे एकदम लगता है कि पूरा दर्द होने लगा, बस कहाँ 1 सेकेंड के लिए। कहाँ पर सर?
सर यहाँ से दोनों साइड से आता है और बीच में खत्म हो जाता है। आप S12W ले लो सर, S12W, है ना, आप S12W को लेकर देखो, है ना, और फिर मुझे बताना कैसा लग रहा है। सर एक ईयर ड्रॉप आप बताए ना, ईयर ड्रॉप आई है और एक वही खा रहे हैं लेकिन काम नहीं कर रहे हैं लगता है कि। सर आपकी प्रॉब्लम कुछ और है, आप पूरे सिम्टम बताओगे तब क्योर होगा। आप एक सिम्टम बता रहे हो उससे मेडिसिन मांग रहे हो, ऐसा थोड़ी होता है सर। टेम्परामेंट सर बताओ, दूसरा कोई बहुत सारी चीजें आपको सीखना है सर। अभी ऐसा थोड़ी प्रोटोकॉल सिलेक्ट होता है, ऐसे थोड़ी मेडिसिन बनती है। अभी मैंने बताया ना, देखो कितनी चीजें घूम कर एक प्रोटोकॉल बना है ना। जी सर, जी थैंक जी, यू और सर। किसी को पूछना है? जी, और किसी को पूछना है? गुड जी मॉर्निंग राजकुमार सर। यादव सर, जी सर राजकुमार गुड यादव मॉर्निंग सर बोलिए। सर। सर बोल मैं रहे थे कुछ कि पूछना चाह रहा था बीच में। 15 इयर्स के वाई है सर, उसको जी दोनों राजकुमार हाथ यादव में सर सर बोलिए। पसीना बहुत चलता है। सर अगर जी चेस्ट बोलिए। में लेफ्ट चेस्ट में दर्द है तो उसके लिए सर क्या प्रोटोकॉल देंगे? सर लेफ्ट साइड में जाइए आप, क्या क्या होता है लेफ्ट साइड में? लेफ्ट साइड में नीचे बाजू दर्द होता है सर, चमक ठीक जैसे है, आता है। और क्या होता है? और तो उनको डायबिटीज तो है ही है, और ठीक है, उनको चमक ज्यादा है, लेफ्ट साइड में सीने में दर्द रहता है पीछे वाले। ठीक है, आप S2C10L1F1B दे दो सर। क्या क्या सर? S2C10L1F1B D5 में दे दो। अच्छा S2 अरे सर कितनी बार तो बताया है, S2C10L1F1B D5 में, है ना। S1C15RE दे दो उसको आप D5 में, है ना। RE और Y को 5, 6, 7, 17, 18 नंबर पॉइंट पर अप्लाई करा दो, तुरंत बंद हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों आज हम यही रखते हैं। सर एक छोटा सवाल रहेगा बीच में। हाँ बोलिए सर। सर जो ग्लोबुल्स हम तैयार करेंगे, जैसे 450 ml की बोतल में 300 ग्राम बनाते हैं, तो हाँ। उसमें जो खाली जगह रहेगी उसका जो ढक्कन है, उस ढक्कन को खोल के रखना है या बंद करके रखना है सर? सर बंद करके रखना है, खोल के रखोगे तो सारी मेडिसिन उड़ जाएगी, आपकी जी दूसरी जी ग्लोबल्स को कुछ जी भी जी। न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, है ना। हाँ वो तो हाँ बंद हाँ करके, वो तो एयर टाइट रखना है, जो एयर जी अंदर है ना, वो हाँ। एयर RS को घुमाता रहेगा। ठीक है, आपको बॉटल को नहीं घुमाना, वो एयर जो अंदर के अंदर मूवमेंट करती रहेगी, तो वो जितनी दूसरी गोलियां हैं जो सेचुरेटेड हो गई तो वो तो हो गई, दूसरी गोलियों में जाएगा वो लिक्विड। ठीक है यस सर। जी।